नमस्कार भाई बहनों, कैसे हैं आप सभी। इस मानवा की स्टार्ट होती है फीमेल लीड से, जो कि कहती है मुझे 10 साल हो चुके हैं इस मानवा के अंदर आए हुए, और मैंने एक मेड की बॉडी पोजेस करके रखी हुई है, जो कि अभी फंसी हुई है एक बड़े से मैजिक सर्कल के अंदर। और अभी दिखाया जाए इससे कुछ दिनों पहले का सीन, जहाँ पर ये एक बड़े से महल में कोई भाग रहा होता है और ये छोटा बच्चा होता है और इसके पीछे अपनी मेन लीड पड़ी होती है। वो कहता है, एरी तुम तो बहुत ज्यादा स्लो हो, तुम्हारा तो सावन बंटी से भी स्लो है, कम ऑन आओ और मुझे पकड़ो। ये कहती है, ये छोटा बच्चा एक बार ही हाथ लग जाए फिर देखना तुम, मैं इसका यहाँ पे भजिया पाव बना दूंगी, बस एक बार ये हाथ तो लग जाए। और जी हाँ, मेरा नाम है एरी अरिस्टा और मैं अभी एक मेड हूँ, जो कि इस बच्चे का, इसका की नाम रायल है, इसका मैं पीछा कर रही हूँ और ये मेरा यंग मास्टर है। और हाँ, ऑफ कोर्स मैं एक मेड नहीं थी, मैं इससे पहले एक बड़ी सी फैमिली की छोटी सी डॉटर थी, जो कि काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो मेन लीड है इस मानवा की। लेकिन हाँ, चीजों को कुछ और ही मंजूर था, उसने सोचा था कि काफी ज्यादा प्यार मिलेगा और बड़ा होकर वो किसी से प्यार करेगी और उसके बाद में शादी करेगी। लेकिन ये बस सोचने में ही रह गया और उसकी फैमिली तबाह हो गई, क्योंकि उसकी फैमिली को बहुत ज्यादा बड़ा वाला कर्जा था, तो कर्जे के अंदर यहाँ पे डूब गई। और उसके फादर थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया। उसकी मदर जो कि कहीं और पर चली गई मेड बनकर, और अपनी एम से जो कि यहाँ पे बेचारी रह गई बीच में। और उसकी पूरी पूरी जो बेलगेस्ट फैमिली थी, वो पूरी पूरी तरीके से तबाह हो गई। अपनी एम से एक छोटी सी मेड बनकर इस फैमिली में आ गई, जिसका की नाम है रेगुलरी फैमिली, जो कि काफी ज्यादा बड़ी वाली मेज फैमिली है। वेल, इसका नाम यहाँ पे बाहर में जाए, लेकिन हाँ, बहुत ज्यादा बड़ी वाली मेज फैमिली है। और अपनी एम से कहते, जी हाँ, अभी तो ये सिचुएशन है, लेकिन फिर भी अभी क्या चल रहा है कि मैं एक मेड बनी हूँ, जो कि यहाँ पे रॉयल द यंग मास्टर को सर्व करती है। और ये काफी ज्यादा अजीब लग रहा हो ना कि मैं एक मेड बन चुकी हूँ ये इस मानवा के अंदर आकर, और लोग प्रिंसेस बनते हैं लेकिन मैं मेड बनी हूँ। लेकिन फिर भी ये उन लोगों से ठीक है जो कि यहाँ पे 7 बजे से उठकर 9 बजे तक काम करते हैं, और उन लोगों से तो बढ़िया ही है जो कि यहाँ पे दिन भर बैठे बैठे यहाँ पे काम करते रहते हैं कंप्यूटर के ऊपर। तो मैं कुछ काम कर रही हूँ और ये सच में कमाल का है। बस ये बात अलग है कि ये लड़का सच में परेशानी है अभी, इसकी ऐसी की तैसी, इसको छोड़ो खैर। और वो बच्चा कहता है, कितनी स्लो हो, बंटी के साबुन से भी स्लो, अले ले 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 ले। हमसे कहती, तू बच्चे और तू चला जाएगा और एक बार यहाँ पे मेरी पकड़ में तो आ जा। वो बच्चा काफी ज्यादा खुश लग रहा होता है और इसका मजाक उड़ा रहा है। हमसे कहती, सच में ये बच्चा। और तभी वो कुछ नोटिस करती है, वो कहती है, अरे नहीं, और यंग मास्टर रुक जाइए, वहां पे मत जाइए, वो तो यहाँ पे, वो तो पहले से फॉरबिडन है, वहां पे मत जाइए प्लीज। और वो किसी अलग ही हॉल में जा रहा होता है। वो एमसी कहती है, अरे नहीं, वो तो यहाँ पे फॉरबिडन जगह है, अगर इसके अंदर गया और किसी ने देख लिया तो मेरी नौकरी तो गई, प्लीज यंग मास्टर जल्दी आइए। और वो सोचती है, मुझे फटाफट से उसे लेकर निकलना पड़ेगा। तभी वो देखती है कि यहाँ पे कोई गेट खुला हुआ है। एमसी कहती, हाँ ये गेट पक्का इसी के अंदर गया होगा वो, और उसके अंदर जाने लगती है। वो कहती है, यंग मास्टर प्लीज जल्दी बाहर आइए, मुझे जहाँ से जाना है। पर जैसे ही वो अंदर जाने वाली होती है, उसके पीछे से एक हैंड आता है और वो उसे धक्का देता है कुछ ज्यादा ही जोर का। उसके बाद वो अपनी एमसी उसी के नीचे पड़ी होती है बहुत ज्यादा बुरी हालत में। एमसी कहती है, अरे नहीं, कौन था, अगर किसी ने मेरे को धक्का दिया, यंग मास्टर। और वो देखती है कि डोर तो बंद हो चुका है। एमसी कहती, अरे नहीं, पर तभी दिखाया था इसके पीछे से एक मैजिक सर्कल जो कि ग्लो करने लगता है, कुछ ज्यादा ही ग्लो करता है। एमसी कहती, हाँ ये क्या है, और ये तो कुछ ज्यादा ही ग्लो कर रहा है। उसके बाद में वो डोर को ट्राई करती है ओपन करने का, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं होता है। एमसी कहती, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये मेरी गलती नहीं है, वो यंग मास्टर के चक्कर में यहाँ पे फंस चुकी हूँ। नहीं, ये तो बहुत ज्यादा गलत हो रहा है मेरे साथ में, प्लीज कोई बचाओ मेरे को। और एमसी कितना भी चिल्ला ले, वहां तक तो आवाज जाएगी नहीं। एमसी कहता है, आखिर किस गधे के दिमाग में आता है इतना ज्यादा बड़ा वाला महल बनाने का, जिसके अंदर कोई रहता भी नहीं है, इतनी आवाज का क्या फायदा। वेल, अब इसको छोड़ो और मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक बड़ा सा मैजिक सर्कल है मिडिल में, और हाँ साइड में काफी ज्यादा बुक है, और यहाँ पे ये काफी ज्यादा आरामदायक लग रहा है। और आराम से याद आ कि मेरे को थोड़ा बहुत आराम कर लेना चाहिए। और ये बात तो पक्की है कि अगर मैं वापस गई तो वो लोग मेरे को सजा देंगे या फिर निकाल ही देंगे, तो उससे पहले मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ, ये काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा। और हाँ, ये जगह फॉरबिडन है, यानी यहाँ पे कोई मेड हो या फिर कोई बड़ा आदमी भी नहीं आ सकता है। एमसी कहती, चलो सोते हैं। और 3 दिन बाद दिखाता है। एमसी कहती, ये सब क्या चल रहा है इस जगह पर। और यहाँ पे खाना यानी ब्रेड और पानी, यहाँ पे दोनों की दोनों चीजें आ रही हैं। यहाँ पर सैंडविच और पानी दोनों के दोनों ऑटोमेटिकली फिलअप होते जा रहे हैं। क्या चल रहा है इस जगह पर। वेल, जरा सोचो तो, राइटर कौन सा गाना फूक के बैठा होगा, जो कि उसने सैंडविच की जगह वाटर लिख दिया, वाटर की जगह सैंडविच लिख दिया। खैर, इसको छोड़ो। एमसी कहती है, वेल ये जा भाड़ में, लेकिन मैं एक ही खाना खा कर पक चुकी हूँ और ये सच में बहुत
ज़्यादा ही पकाऊ है और मेरा स्वाद बिगड़ चुका है। पर रुको ज़रा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरा चांस है। हाँ, पक्का ही मैं यहाँ पे मेल लीड हूँ जो कि यहाँ पे एक डिवाइन चांस को गेन की है। तो अगर ये एक चांस है तो मैं इसको यहाँ पे जाने नहीं दे सकती हूँ, मेरे को ये करना ही पड़ेगा और ऑफ कोर्स मैं इसका लाभ उठाऊंगी। और मेरे को तो कुछ और उठाना है, लेकिन एमसी का ध्यान जाता है उस सेल्फ की ओर। एमसी कहती हाँ पक्का ये वाली बुक जिसके के ऊपर कोई भी टाइटल नहीं है, ये पक्का कमाल की बुक होगी। और एमसी कहती हाँ मुझे यही उठानी चाहिए, एक कमाल की बुक होती है। एमसी कहती है मेरे को खजाना मिल चुका है, यही होगा खजाना। पर उस बुक के अंदर लिखा होता है कि 1897 बाबू, आई एम बाबू। हाँ, तो मैं इस जगह के अंदर आ चुका हूँ। मेरे फादर ने बोला था कि अगर मैं यहाँ पे बाहर निकलना चाहता हूँ तो मेरे को मैजिक सर्कल बनाना सीखना पड़ेगा। और दुख की बात यह है कि मुझे ऑलरेडी आता है कि मैजिक सर्कल कैसे बनाए, पर मैं यहाँ से निकलना नहीं चाहता था क्योंकि मेरे को आलस मानना था। इसलिए मैं ऐसा ही इसके अंदर रहा और टाइम वेस्ट करता रहा। एमसी कहती क्या बकवास है, ये तो एक डायरी है और आखिर मैं डायरी का क्या ही करूंगी इसे सच में, कहीं सच में कोई मीनिंगफुल चीज भी है आखिर यहाँ पे डायरी क्या कर रही होगी। और अभी दिखाया था 16 दिन बाद, जहाँ पर कि अपनी एमसी सोच रही होती है उसी डायरी को पढ़ते हुए कि इसके अंदर कुछ ना कुछ चीजें ऐसी लिखी हुई है जिनसे कि मैं समझ सकती हूँ कि जो बंदा था आई मीन अपना बाबू, वो थोड़ा बहुत स्मार्ट होता गया थोड़ा थोड़ा टाइम करके। तो अपनी एमसी कहती हाँ वो मैच्योर तो हो रहा था, पर फिर भी वो एक छोटा बच्चा था जो कि इसके अंदर रह चुका था, क्योंकि इसके फादर ने बोला था कि यहाँ पे तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी। और ये सबसे ज्यादा बढ़िया जगह है कि अपने आप को यहाँ पे एक जगह के अंदर बंद कर लो और किताबों के अंदर बस, और तुम्हें यहाँ पे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तुम और तुम्हारी किताबें। एमसी कहती हाँ ये आइडिया तो बढ़िया है, लेकिन फिर भी। और आखिर ये क्या है, ओहो हो जरा देखो तो, रूबेन सेमोर सोल्वरी। और ये तो वही है। अब मेरे को याद आया, क्या ये मेरा यंग मास्टर का फादर नहीं है? और उसका नाम है, इसका नाम एकदम सेम है, यानी कि ये बुढ़ा काफी था यहाँ पे मस्त आदमी था अपनी जवानी में, आई मीन बचपन में। तो ये है वही है रूबेन सेमोर। एमसी कहती ओह माय गॉड, आखिर वो यहाँ पे क्या कर रहा है? और रुको जरा, क्या मुझे बाहर जाने के बाद में उसे बाबू बुलाना चाहिए? ये तो कमाल करेगा बाबू, ओहो हो। मतलब अभी दिखाया था 50 दिन निकल जाते हैं। 50 दिन बाद अपनी एमसी कहती है मैं यहाँ पे जितने भी टेबल पे ऊपर बुक रखी हुई है मैं सब पढ़ चुकी हूँ, लेकिन इसके अंदर से कुछ खास नहीं मिला है। लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बुक है ये। इसके अंदर मेरे को पता चला है कि जो मैजिक सर्कल जो कि मेरे को बांधे हुआ है वो काफी ज्यादा कमाल का यहाँ पे सर्कल है, जो कि यहाँ पे चीजों को अपने अंदर स्टोर करके रखता है और बचा के रखता है। पर जरा देखो इसको ठीक से। और मैंने ये पहले नोटिस क्यों नहीं किया कि इसकी जो यहाँ पे बॉर्डर है ना वो थोड़ा थोड़ा करके मिटती जा रही है, मिटती जा रही है, मिटती जा रही है। और ये मैंने पहले नोटिस क्यों नहीं किया? मैं कितनी ज्यादा बड़ी वाली गधी थी। और ये शेड, और जरा इसको कैलकुलेट करने दो मेरे को। और हाँ, अगर ऐसा चलता रहा तो 100 दिन, हाँ 100 दिनों के अंदर ये पूरा मैजिक सर्कल डिसअपेयर हो जाएगा और जो प्रिजर्वेशन स्पेल इसके ऊपर लगा हुआ है वो भी गायब हो जाएगा, यानी वो डोर खुल जाएगा। और इसका मतलब है कि मैं 100 दिन बाद वो डोर खोल पाऊंगी, क्या मैं बाहर जा पाऊंगी? अभी दिखा था लगभग 100 दिनों के आसपास अपनी एमसी सो रही होती है और उसके सामने का जो सर्कल होता है ना वो लगभग थोड़ा सा ही रहा होता है। एमसी कहती फाइनली वो दिन आने वाला है और वो सर्कल वहां से डिसअपेयर हो जाता है। एमसी कहती फाइनली वो आ गया, वो दिन आ गया और अंधेरा ही अंधेरा होता है, जैसे कि यहाँ पर है। अपनी एमसी दरवाजे की ओर बढ़ती है, उसे खोलती है और तभी यहाँ पे लाइट आ जाती है, लेकिन यहाँ पे तो लाइट नहीं है। एमसी कहती चमत्कार, और उसके भविष्य का उजाला सामने आता है। एमसी कहती यही है मेरा एकदम यहाँ पे उज्जवल भविष्य। और उसका भविष्य इतना ज्यादा उज्जवल होता है कि एमसी की आंखें ही फट जाती है। एमसी कहती ओह माय गॉड, ये लाइट तो मेरी आंखें ही खराब कर देगी, क्या मैं सच में कोई सपना देख रही हूँ? ये सच में स्काई है और मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। पर अचानक से स्काई धुंधला हो जाता है। एमसी कहती हाँ मेरे को आसमान क्यों नहीं दिख रहा है, ये सब क्या चल रहा है? और उसके ऊपर कोई पंछी होता है कुछ ज्यादा ही बड़े वाला पंखों वाला, और ये पंछी इतना बड़ा होता है एकदम पहाड़ जैसा। एमसी के सामने छोटी चींटी लग रही होती है, लेकिन तुम तो जानते ही हो ईगल जैसे पंछी आराम से चींटियों को देख लेते हैं। एमसी कहती का एक बर्ड, वो भी इतना बड़ा। और अचानक से वो बर्ड जो कि काफी ज्यादा कमाल का बनाया होता है राइटर ने, एमसी के ऊपर अटैक करने आ जाता है और कुछ ज्यादा ही स्पीड में आ रहा होता है, इससे कि यहाँ पे अपनी एमसी की चीख निकल जाती है। एमसी कहती है अरे मम्मी बचाओ मुझे। तभी कोई उसका कमर से हाथ पकड़ता है और उसे गले लगा लेता है। ये काफी ज्यादा हैंडसम हीरो स्टाइल में आता है और कहता है एक्सप्लोड। ऐसा कहते ही फट जाता है और हाँ वो पंछी का धुआं धुआं बन जाता है, बेचारा यहाँ पे फट के राख हो गया। उसके बाद में अपनी एमसी नोटिस करती है कि जो इंसान उसे पकड़े हुए है वो कौन है। एमसी कहती ओह माय गॉड ये और वो कहता है एहरी। एमसी कहती क्या एहरी, क्या ये मेरे को जानता है? और वो इंसान यहाँ पे अपनी एमसी का कुछ जाना पहचाना रिश्तेदार लग रहा होता है। एमसी कहती क्या तुम वही हो? और ये इंसान गैस करो इसको, ये राहेल है, वो छोटा बच्चा जो कि भाग रहा था, ये रो रहा होता है अपनी एमसी के सामने। एमसी कहती क्या है आप यंग मास्टर है, क्या आप सच में वो है? और अपनी एमसी याद करती है कैसा वो उदमखोर छोटा बच्चा था जो कि अब इतना ज्यादा बड़ा हो चुका है। ओह माय गॉड, ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। एमसी कहती हाँ आखिर ये क्या है? और इसके पीछे दिखाया था कुछ ज्यादा ही बड़े बड़े पंछी आ रहे होते हैं जो कि कहते हैं ओहो बड़े तो हम
भी है और हमारा भी बहुत ज़्यादा ही बड़ा है साइज़। एमसी कहती हाँ, इतने सारे पंछी और वो कुछ ज़्यादा ही होते हैं। ऐसा लगता है कि ये लोग कौवे हैं जो कि यहाँ पे हड्डी के ऊपर अटैक कर रहे हैं। और ये कहता है अरे नहीं, हमें यहाँ से बच के भागना पड़ेगा, उसके बाद में हम बाकी चीज़ों को देखेंगे। तभी वो अपने आस-पास यहाँ पे सीट लगा लेता है। उसके बाद में वो कहता है जल्दी से उसके अंदर वापस जाओ और वो एकमात्र चीज़ है जिसके अंदर हम लोग बच सकते हैं। और ये लोग मॉन्स्टर हैं। एमसी कहती क्या मॉन्स्टर? इतने खतरनाक मॉन्स्टर? और क्या ये सब मेरे चक्कर में आए हैं? वो कहता नहीं, तुम्हारे चक्कर में नहीं, लेकिन हाँ जिस चीज़ के अंदर तुम थी वो बेसमेंट, उसके अंदर यहाँ पे एक सील थी जिस वजह से हम लोग बचे हुए थे, लेकिन अब वो यहाँ पे डिसअपीयर हो चुकी है क्योंकि तुम उससे बाहर आ चुकी हो। इसलिए अब ये लोग आ चुके हैं, इन्होंने ये चीज़ को नोटिस कर लिया है और ये बस एक ही चीज़ से डरते हैं, वो है माना जिसकी ये सील्ड बना के रखा है। एमसी कहती हाँ माना की सील्ड एक तो थी उस बेसमेंट के ऊपर, मैं गैस कर सकती हूँ, पक्का उसी के चक्कर में ये लोग रुके होंगे। पर वो यहाँ पे पंछी अटैक करे जा रहे थे और कुछ ज्यादा कमाल के पंछी बनाए हैं। वो कहते जल्दी से उस बेसमेंट के अंदर जाओ और वापस उस सील को एक्टिवेट करो। जैसे ही तुम उसके अंदर जाओगी तुम लॉक हो जाओगी और सील एक्टिवेट हो जाओगी और हाँ तुम बच जाओगी, मैं बच जाऊंगा। एमसी कहती लेकिन फिर भी क्या उस बेसमेंट के अंदर, क्या मैं पागल हूँ जो कि उस बेसमेंट के अंदर वापस से कैद होने जाऊंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और अगर ऐसी बात है तो मेरे को कुछ और करना पड़ेगा। अगर मैं उस बेसमेंट के अंदर गई तो मुझे नहीं पता कि मैं बाहर निकल पाऊंगी या फिर नहीं निकल पाऊंगी, लेकिन हाँ अगर मैं बाहर रही तो पक्का है कि मैं मारी जाऊंगी। लेकिन फिर भी मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मेरी सेफ्टी की गारंटी मैं अपने आप पर यहाँ पे छोड़ के रखी हुई हूँ। मेरे को नहीं पता कि इस बॉल के अंदर वापस से क्या आएगा और जब मैं उसके अंदर जाऊंगी तो बाहर क्या ऐसा क्या हो जाएगा देखते देखते। एमसी कहती हाँ तो उसका एकमात्र सॉल्यूशन है कि मुझे वो करना पड़ेगा जो कि मैं कर सकती हूँ। अपनी एमसी कुछ जादू कर रही होती है अपने हाथों में और वो क्या जादू होता है वो तो हमको बाद में पता चलेगा। पर हाँ अपनी एमसी बता देगी वो यहाँ पे जब 11 साल की थी तब उसने मैजिक सीख लिया था और इसी वजह से यहाँ पे जब वो अवेकन हो गई थी उसके फादर और मदर बहुत ज्यादा खुश थे और वो कहते वो हमारी बच्ची, ये तो यहाँ पे सोना है, खरा सोना। एमसी कहती यस यस मैं ही तो हूँ खरा सोना। और इसी वजह से क्योंकि उनकी फैमिली लोन में थी और भी ज्यादा लोन लेकर उन्होंने एक ट्यूटर हायर किया था अपनी एमसी के लिए जो कि उसे सिखाता था। और हाँ इसलिए सिखाता था ताकि अपनी एमसी अकेडमी के अंदर चली जाए। पर दुख की बात यह है कि वो अकेडमी के अंदर नहीं जा पाई और वो बेचारी फेल हो गई। एमसी कहती है ये सच में बहुत ज्यादा बुरा हुआ है। और अभी दिखाता है उस मेज की ओर जो कि कहता है मैं माफी चाहता हूँ बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ में, पर आपकी जो बेटी है ना वो बहुत ज्यादा ही केपेबल है, पर उसके अंदर एक कमी है। उसका दरअसल जो मैजिक पूल है ना वो बहुत ज्यादा छोटा है और इतना छोटा कि उस मैजिक पूल से वो बस अपने हाथ धो सकती है और कुछ भी नहीं। एमसी कहती क्या कहा इसने, हाथ धो सकती है? और ये इंसान पहले से जानता था ना कि ऐसा ही होने वाला है। ये कमीना बस इंतजार कर रहा था इस चीज का कि कब वो मौका आए और कब ये यहाँ पे इस चीज का मजाक उड़ा पाए कि मेरी फैमिली की ऐसी हालत हो चुकी है। ये पक्का वही कमीना इंसान है और उसकी फैमिली बेचारी लाचार सी खड़ी होती है, इसकी पूरी फैमिली बर्बाद हो जाती है इसी चक्कर में। यही वो कमीना रीजन था। और एमसी कहती हाँ ऑफ कोर्स मैं उस बेसमेंट के अंदर जाने के बाद में मैजिक सीखी उससे, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज्यादा ही, और उससे अपने आप को मैं धो लेती थी, मतलब कि ये नहाने के लिए अपने मैजिक का यूज करती थी और इसी वजह से इसका माना सर्कल बहुत ज्यादा छोटा हो जाता था। अपनी एमसी पूरी गम में चली जाती थी और कहती है जिंदगी झंडवा फिर भी घमंड बा, वापस से लग जाती है अपनी जिंदगी झंड करने, आई मीन अपना एंटरटेनमेंट देखने। और वो होता है किताबें, जी हाँ किताबों से वो अपना एंटरटेनमेंट करती थी। एमसी कहती है ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे किताबें ही पढ़ सकती हूँ और कुछ है ही नहीं जो कि मैं कर सकती हूँ। और सच में ये जो बुक है ना ये काफी ज्यादा कमाल की है, इसके अंदर बहुत ज्यादा कमाल की चीजें लिखी हुई हैं। और ये बुक्स ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, इतनी ज्यादा कि वो जो यहाँ पे ट्यूटर था ना उसकी पूरी की पूरी सैलरी होगी जीवन भर की, उससे भी ज्यादा महंगी। और ये मेरे को पढ़ने का मौका मिल रहा है और जरा देखो तो क्या ही एटीट्यूड में बैठी हुई है। उसके बाद अपनी एमसी कहती इंटरेस्टिंग, ये काफी ज्यादा कमाल की चीज है जो कि मैं इधर देख रही हूँ। और क्या सच में यहाँ पे कुछ और भी है, मैं फील कर सकती हूँ इसके अंदर यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है। और अपनी एमसी फाड़ देती है, आई मीन खोल देती है उस जगह को और उसके पीछे देखकर एकदम शौक हो जाती है क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी किताबें होती हैं। ऑफ कोर्स अपनी एमसी की जिंदगी झंड है और वो कहती है ओह माय गॉड इतनी सारी कमाल की किताबें, इतनी किताबें। अभी दिखाया था मेन टाइम पे जहाँ पर अपनी एमसी यहाँ पे उनसे लड़ रही होती है, आई मीन वो तो नहीं लड़ रही होती है, उसका बंदा लड़ रहा होता है यहाँ पर और अपनी एमसी बस देख रही होती है उस माना को जो कि उसके अंदर से फ्लो हो रहा होता है। एमसी कहती है इन मोस्टर को बस एक ही चीज भगा सकती है वो है माना, और इतना सारा माना मेरे को निकालना पड़ेगा एक ही बार में, और मैं तो निकाल नहीं सकती क्योंकि मेरे पास माना नहीं है। लेकिन हाँ इनका एक सोल्यूशन है जो कि मैं जानती हूँ। और अपनी एमसी हाथों से पेन बनाती है, उसके बाद में उस पेन से एक मैजिक सर्कल बनाती है और यहाँ पे बताती है कि इस मैजिक सर्कल के अंदर बहुत सारे माना फ्लो करने वाली एबिलिटी है जिससे कि कोई भी अगर इसके अंदर पावर डालेगा तो वो एक ही बार में इतना सारा बाढ़ ला सकता है अपने माना का। और ऑफ कोर्स मेरे को कोई ऐसा इंसान चाहिए जिसके के अंदर माना की भरमार हो, और वो कोई और नहीं है बल्कि यंग मास्टर है। और एमसी कहती है यंग मास्टर प्लीज अपना मैजिक कास्ट कीजिए इस स्पेल के ऊपर और फटाफट से इसका यूज कीजिए। वो कहता है क्या इस मैजिक के ऊपर, और वो उसको देख रहा होता है। एमसी कहती है ये यहाँ पे करो या मरो वाली सिचुएशन है, अगर तुम कुछ नहीं करोगे
करोगे तो तुम मारे जाओगे ऑब्वियसली। और हाँ, इसके अंदर अगर उसने यहाँ पे गलती की तो वो भी मारा जाएगा, मैं भी मारे जाऊंगी, उसको बहुत ज्यादा इंजरीज वगैरह होंगी। और अगर वो इसके अंदर यूज करेगा तो उसको यहाँ पे शील्ड भी डिसअपेयर करनी पड़ेगी। और इसके अलावा मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, पर मेरे को नहीं पता कि यहाँ पे अंदर जाने के बाद में क्या होगा। वेल, अगर यहाँ पे एक ही चीज है जो कि मैं कर सकती हूँ तो फिर मुझे कुछ करना पड़ेगा। एमजी कहते यंग मास्टर प्लीज मेरे ऊपर बिलीव कीजिए और ये कीजिए। यंग मास्टर भी थोड़ा शौक होता है और वो कहता है ठीक है फिर चलो करते हैं। और वो कहता है शील्ड डीएक्टिवेट, और डीएक्टिवेट होने के बाद है वो जो शील्ड थी वो पूरी पूरी खत्म होने लगती है, उसकी जो शाफ्ट थी वो भी टूट जाती है। एमजी कहती हाँ वो टूट चुकी है। और अचानक से इनके बाल मिलने लगते हैं क्योंकि वो उसके ऊपर चढ़ जाता है, वो सब करने के लिए नहीं बल्कि यहाँ पे माना डालने के लिए। और वो डाल रहा होता है बहुत जोर का ही, इतना ज्यादा माना डालता है कि सच में पहाड़ी आ जाती है और कुछ ज्यादा यहाँ पे वेव्स आने लगती हैं उस बाढ़ की। और ये लोग यहाँ पे ऐसा माना निकाल रहे होते हैं जैसा कि मानो यहाँ पे किसी ने डैम तोड़ दिया हो। उसके अंदर से इतनी बाढ़ आती है, इतनी बाढ़ आती है कि पूरे के पूरे पंछी जो कि हवा में थे वो भी उड़ जाते हैं। मतलब पंछी तो उड़ते हैं, आई मीन वो उड़ के नीचे जमीन पे गिर जाते हैं। ऐसा लगता है कि इनको यहाँ पे उड़ना नहीं आता है। वेल, सारे के सारे जब उड़ के मर जाते हैं तो ये लोग पूरे शौक हो जाते हैं और कहते हैं अमेजिंग, बवाल धमाल बेमिसाल, और ये तो नॉनसेंस है, ये कैसा हो सकता है। एमजी भी पूरी शौक में थी और कहती है ओह माय गॉड। और एमजी कहती है अगर यहाँ पे चल के आ रहा है तो यंग मास्टर कहता है कुछ नहीं, बस बहुत सारे मॉन्स्टर हैं जो कि हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो इसलिए अब हमें अंदर जाना पड़ेगा। एमजी कहती लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता है कि हम लोग यहाँ पे कितना समय बिताएंगे उसके अंदर। वो कहता है लेकिन हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है। और ये सब स्टार्ट हुआ था जब तुम इसके अंदर गई थी, यानी 12 साल पहले। एमजी पूरी शौक की क्या 12 साल पहले, और मैं तो बस 100 दिन बिताऊंगी उसके अंदर, क्या यहाँ पे कोई टाइम एनालिसिस का मैजिक चल रहा है। वो कहता है वेल इसका समय नहीं है क्योंकि पंछी और भी आने लगते हैं। और वो कहता है जल्दी हमें अंदर चलना चाहिए। एमजी पूछती है लेकिन फिर भी हमें नहीं पता है कि कितने दिन इसके अंदर बीतेंगे और बाहर का टाइम क्या हो चुका होगा। तो वो कहता है इसका मेरे पास एक सोल्यूशन है। उसके बाद वो अपनी जेब में हाथ डालता है और कुछ बवाल धमाल बेमिसाल चीज बाहर फेंकता है जिसको भी देखकर आप भी एकदम शौक हो जाएंगे और आपका मुंह फट के चौसठ हो जाएगा। वो कहता है चलो अब हमें अंदर चलना चाहिए। और ये कमाल की चीज क्या है वो तो हमको बाद में पता चलेगा। एमजी पूछती है कि आखिर वो क्या थी। और वो कहता है कि वो था एक आलू जो कि था बहुत ज्यादा चालू। फिर इसको छोड़ो, और ये लोग निकल जाते हैं अंदर की साइड में। 1 घंटे बाद ये वापस आता है और कहता है आलू वैसा का वैसा निकला, पहले इसको पंछी क्यों नहीं खाए। ऐसा लगता है कि वो सारे नॉन वेजिटेरियन है। ये कहता है अगर ऐसी बात है तो अंदर और बाहर का समय एक ही है। एमसी कहती है ओह माय गॉड, अगर ऐसी बात है तो ये सब तो गड़बड़ झोल जला है। अगर हमें यहाँ पे इसी जगह पे रहना पड़ा तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत की बात है। वो कहती है कि मैंने यहाँ पे सारे मैजिक सर्कल रीड कर लिए हैं लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि टाइम एंड स्पेस के बारे में हो। वो कहता है क्या। एमसी कहती है अरे नहीं, मैंने तो अपना भांडा खुद से ही फोड़ लिया और मैं जब से छुपा रही थी कि मैं कोई मैजिशियन हूँ, लेकिन फिर भी अपना भांडा फोड़ ही चुकी हूँ। और ये कितना अजीब रहेगा कि जो मैजिशियन है उसकी मेड भी मैजिशियन है, कमाल की चीज है ये तो। एमसी कहती है चल इसको छोड़ो। और वो कहती है वैसे आखिर वो मोस्टर वगैरह क्या थे और वर्ल्ड इतना ज्यादा अजीब कैसे हो गया। तो वो कहता है मैं तुम्हें आराम से बताता हूँ उन मोस्टर के बारे में। ये सब स्टार्ट हुआ था यहाँ पे 12 साल पहले जब तुम अंदर गई थी, तब यहाँ पे वर्ल्ड के एक कोने में यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी रिफ्ट ओपन हुई, उसके अंदर से मोस्टर की बाढ़ आ गई। वो ऐसे फैलने लगे जैसे कोई मक्खियां हो। मक्खियां वो भी इतनी ज्यादा बड़ी बड़ी, वो छोटा नहीं था। और उसके बाद में ये लोग यहाँ पे मैच वगैरह आए और इनको पता चला कि बस इनके ऊपर माना ही यूज हो सकता है, तो माना से बचाने लगे और बहुत ज्यादा माना का यूज हुआ। इतना ज्यादा कि मैं क्या ही बताऊं, मेरे दादाजी भी गए थे लेकिन उनके हाथ ही नहीं बचे और वो यहाँ पे कफन लगा के आए थे। उसके बाद में मेरे फादर भी चले गए बैटल के अंदर और मेरे को पता भी नहीं चला। और हाँ, पीछे रह गया मैं, यहाँ पे 9 साल का छोटा सा बच्चा यंग मास्टर। और हाँ, जैसे कि तुम देख सकते हो मैं अकेला ही बचा हूँ, यानी ये अकेला ही है, बाकी सारे मारे जा चुके हैं। और हमसे पूरी शौक हो जाती है अपने यंग मास्टर को दिलासा देने के लिए, उनको गले लगा लेती है और कहती है यंग मास्टर आपने बहुत ज्यादा अच्छा किया था। यंग मास्टर थोड़ा खुश तो था लेकिन वो रोने लगता है उन यादों में जो कि यहाँ पे उसकी दुख भरी यादें थी। एमसी कहती है ये सब तो ठीक है लेकिन मेरी मदर के बारे में क्या, उन्होंने बोला था कि वो जल्दी वापस आ जाएंगी और वो साउथ में चली गई थी एक मेड बनकर, उनका क्या हुआ होगा। तो अपनी हमसे पूछती भी है कि साउथ के बारे में क्या डिटेल है। तो वो बताता है कि वेल मुझे नहीं पता है क्योंकि साउथ के साथ में कनेक्शन कट हो चुका है, हमारा जो रॉयल पैलेस है वो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है और शायद मैजिक टावर भी। तो मेरे कुछ भी नहीं पता कि आखिर क्या चल रहा है इस जगह पर। अपनी हमसे पूरी तरीके से टूट जाती है और कहती है यंग मास्टर मुझे आपको कुछ बताना है, मेरा नाम है ये एरी। और एरी के साथ में अपना सरनेम लगाती है। वो कहता है हाँ ठीक है, और तुम्हारी फैमिली के बारे में क्या। हमसे कहती है वेल मेरी फैमिली पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है और बात की जाए मेरे बारे में तो मैं दरअसल एक मैजिशियन हूँ और कुछ ज्यादा एटीट्यूड में बता रही होती है। और कहती है आई एम सॉरी मैंने आपको पहले नहीं बताया था। वो कहता है हेल मेरे को पता था ऑलरेडी ही। एमसी कहती क्या। और वो कहता हाँ मेरे फादर को भी पता था और ऊपर से मेरी मेड को भी। एमसी कहती क्या उन सभी को पता था। वो कहता हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि तुम बर्तन धोती थी मैजिक से, उसके बाद में तुम थक कर चूर हो जाती थी और तुम्हें कुछ भी होश नहीं रहता था, ऊपर तुम ऐसी
सड़ा हुआ मैजिक यूज करती थी कि मेरे फादर को लगा कि तुम हार्मलेस हो, तुम 9th ग्रेड की यहाँ पे एकदम फेल मैजिशियन हो, तो इसलिए वो काफी ज्यादा खुश थे। एमसी को ये बात है ऐसी चुपती है कि उसके अंदर से यहाँ पे खून ही खून निकल जाता है। एमसी कहती गन्ने का जूस, और ऐसे चोट लगी मेरे दिल पर कि यहाँ पे टुकड़े होगा 440। और एमसी बड़ी सैड थी, वो कहती सच में क्या, बस इतनी सी बात है कि मैं यहाँ पे 9th ग्रेड की फेल मैजिशियन हूँ। वो कहता नहीं नहीं मेरा मतलब वो नहीं था। एमसी कहती हाँ हाँ तुम्हारा मतलब वही था। वो कहता लेकिन फिर भी जो तुमने अभी किया है वो सच में कमाल का था, और आखिर तुमने कैसा कर दिया। एमसी कहती क्या मैंने, वेल वो तो बस यहाँ पे नॉर्मल सी चीजें थी। वो कहता है लेकिन फिर भी तुमने इतनी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन के अंदर इतने आराम से मैजिक को यूज किया, और वो आराम से काम भी कर गया, और वो सच में बवाल था, धमाल था, बेमिसाल था। एमसी कहती हाँ वो बात तो ठीक है क्योंकि मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है। और वो कहता है क्या तुम सारी सारी किताबें पढ़ चुकी हो यहाँ की, और कहाँ तक पढ़ा है तुमने। तो अपनी एमसी दरवाजा खोलती है और उसको बता देगी इतना सारा पढ़ चुकी है वो कहता है क्या इतनी सारी, क्या तुमने सारी पढ़ ली है। तो वो कहती नहीं मैंने बस यहाँ पे 10th बुक सेल्फ तक पढ़ी है, और 10th के आगे आगे अपनी एमसी ने देखा नहीं। वो कहती चलो आज देखते हैं। जैसे ही वो खोलती है उसके सामने एक सिल्वर का गेट होता है जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसके ऊपर एक मैजिक पैटर्न लगा होता है जो कि बहुत ज्यादा ही अजीब था। एमसी कहती है तो कुछ ज्यादा ही अजीब है, ऐसा लगता है कि उसको बहुत ज्यादा खतरनाक लोगों ने बनाया है, लेकिन फिर भी इसको यहाँ पे खोलने की टेक्निक मुझे पता है, तो चलो इसको खोलते हैं। एमसी उसे खोलती है, उसके बाद में देखते हैं कि यहाँ पे सामने तो अंधेरे ही अंधेरा है। वो कहता है लाइट, और ऐसे ही लाइट आ जाती है, कमाल का मैजिक है इसका। उसके बाद अपनी एमसी कहती है ओह माय गॉड यहाँ पे तो ये एकदम खाली खाली है। तो वो कहता है चलो आगे चलते हैं, आगे जाते हैं। एमसी साइड में देखते हैं कि यहाँ पे एक और पैटर्न है जो कि एक छोटा सा लॉक पैटर्न है जिसको कि तोड़ा जा सकता है। एमसी कहती है हाँ तो क्या आप अपना एक्सप्लोजन मैजिक इसके ऊपर यूज कर सकते हैं, और इसमें बस हमें थोड़ा सा धमाका करना है। एमसी कहती है बस हमें यहाँ पे थोड़ा सा धमाका करके इसको तोड़ना ही। तो वह कहता है ठीक है फिर तुम यहाँ पे पीछे खड़ी हो जाओ और मैं अभी इसको तोड़ देता हूँ, क्योंकि अगर तुम्हें यहाँ पे चोट लग गई तो मेरा क्या होगा। और उसके बाद में वो आराम से जाता है और तबाह तबाह कर देता है, इतना ज्यादा तबाह करता है कि मैं क्या ही बताऊं। एमसी कहती ओह माय गॉड जरा देखो तो वो अंदर भी यहाँ पे एक्सप्लोजन मैजिक यूज कर रहा है। क्या इसका मतलब ये नहीं कि इसको बस एक ही मैजिक आता है, वो है एक्सप्लोजन मैजिक, और धमाका हो जाता है कुछ ज्यादा ही बड़ा, और इतना ज्यादा बड़ा धमाका होता है कि अपनी एमसी के पूरे तोते उड़ जाते हैं। एमसी कहती हाँ मुझे लगा ही था। और अपनी एमसी के यहाँ पे ख्यालों में दिखाया था बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल सी जगह होती है, और यंग मास्टर काफी ज्यादा हैंडसमली आराम से बैठे होते हैं और बुक पढ़ रहे होते हैं। एमसी कहती ओ माय गॉड ये पक्का ही सपना होगा, और वो आराम से मेड बनकर आराम से यहाँ पे एप्पल छीले जा रही थी। एमसी कहती हाँ मैं एक एप्पल छील रही हूँ। ओह जरा देखो तो ये क्या है। उसके एप्पल के साइड में एक सुअर होता है, आई मीन एक प्यारा सा पिगू होता है। एमसी ऐसा देख रही होती है जैसे उसे खाना हो। एमसी कहती ओह एक प्यारा सा पिगू, चलो उसको खाते हैं, आई मीन उसको खिलाते हैं। उसको खिलाती है और कहती है ओह मेरा प्यारा सा पिगू, ये तो कमाल का गुड लक की निशानी है, सपने के अंदर पिग देखना ये तो बहुत ज्यादा बढ़िया निशानी है। और वो पिग आराम से प्यार से ओइंक करता है। अपनी एमसी कहती है ओ मेरा पिगू, और बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। पर वो कहती है ये कुछ रियल क्यों लग रहा है। तभी वो महसूस करती है कि वो पिग उसके सामने ही है। एमसी कहती है हाँ ये क्या है और ये क्या चाट रहा है। उसकी उंगली चाट पर चढ़ जाता है और बहुत ज्यादा प्यार करने लगता है। एमसी पूरी शौक की आखिर ये पिगी आया तो आया कहाँ से, और वो पूरी डरी हुई होती है, लेकिन वो पिगी तो बड़ा खुश होता है जैसा मानो अरसा बाद मिल रहा हो अपनी एमसी से, और बहुत ज्यादा प्यार कर रहा होता है। तभी अपना यहाँ पे राय लाता है और कहता है क्या तुम इस पिगी को भूल चुकी हो, ये बहुत ज्यादा प्यारा पिगी है। एमसी कहती मास्टर क्या आप इसे जानती हैं। तो ये कहता है हाँ तुम्हें भी यहाँ पे जानना चाहिए, और ये वही पिगी है जो कि हमने 12 साल पहले पाला था, और ये बहुत ज्यादा क्यूट है ना। और जरा देखो तो ये अभी भी जिंदा बच चुका है, और इसका नाम हमने रखा था पीपर बाइट, क्योंकि इसकी जो नोज है ना वो कुछ ज्यादा ही चमक रही थी। एमसी कहती हाँ इसकी नोज थोड़ी बाइट है और काफी ज्यादा चमक रहा है जैसे मानो हीरा हो हीरा। लेकिन ये पिगी जो कि यहाँ पे पीपर बाइट है उसे कुछ ज्यादा ही प्यार मिल रहा होता है, और ऐसा लगता है कि रायल का बिछड़ा हुआ यार हो। और अपनी एमसी ऐसे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाती है आखिर इतना ज्यादा प्यार क्यों कर रहा है। वह अगर सच बात कहूँ तो मैं, अगर इसे कोई कौवा भी मिलता जो कि इस सर पर टोचा मारता हो तो 12 साल बाद उसे देखकर भी ये बहुत ज्यादा खुश हो जाता। और अपनी एमसी कहती है आखिर ये जिंदा कैसे रह गया। तो रायल कहता है मुझे नहीं पता है, लेकिन हो सकता है कि ये इसके पीछे का राज हो। और वो उसके साथ में कुछ यहाँ पे माना स्टोन लेके आया था, और वो बताता है कि ये सारे जो माना स्टोन है ना इन्हीं के चक्कर में जिंदा है, क्योंकि ये माना एब्जॉर्ब करके जिंदा रह चुका है। एमसी कहती है ओह माय गॉड इतना सारे माना स्टोन, और ऐसा लगता है कि ये तुम्हारे पुरखों का खजाना है, वो यहीं पर ही आसपास। और जरा देखो तो ये पिगी चमक चुका है पूरा, और एकदम डिवाइन बीच जैसा बन चुका है। पिगी यहाँ पे बहुत ज्यादा कमाल का होगा ना, और इसने तुम्हारे पुरखों के यहाँ पे स्टोन खाए हैं, ये कुछ ज्यादा ही यहाँ पे डिलीशियस लगता है मुझे, तो ये बहुत ज्यादा डिलीशियस होगा। और अपनी एमसी के मुंह से लाह टपकने लगती है। उसके बाद में ये डर जाता है और कहता है हैरी तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। एमसी कहती है यही तो है इंतजार का फल, मीठा मीठा फल, टेस्टी फल, और हमारा प्यारा पिगू जो कि अब मेरा डिनर बनेगा। पीपर बाइट तो गया, और आज मेरे पेट में एमसी उसके ऊपर टूट पड़ती है, क्योंकि वो चाइनीज है या फिर कोरियन है, दोनों के दोनों सुअरखोर होते हैं। और ये बच रहा होता है और कहता है नहीं प्लीज मेरे पिगी को यहाँ पे माफ कर दो, उसे मत खाओ। एमसी
कहती लेकिन फिर भी और अभी मुझे खा लेना चाहिए। तो वो कहता है मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लेके आता हूँ, तुम वैसे ही बहुत ज्यादा भूखी होगी ना, है ना, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ। और पिगू यहाँ पर छुप रहा होता है, वो कहता है मैं तुम्हें बढ़िया सा मीट वगैरह बना के दूंगा। हमसी कहती का सच में, और अपनी यहाँ पे भूख को शांत करने के लिए क्या मुझे खाना चाहिए। और जैसे यहाँ पे ये पिगी है, इसको मैं खाकर एकदम टन्न हो जाऊंगी और मेरी यहाँ पे भूख हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, तो प्लीज इसको मुझे दे दो। और वो पिगी यहाँ से भाग के दफा हो जाता है कहीं पर। अपनी हमसी कहती क्या वो भाग गया, और ये कहता प्लीज उसे मत खाओ, प्लीज प्लीज मैं तुम्हारे लिए खाना बना रहा हूँ ना। और वो कुछ ज्यादा उसके अंदर मसाले डाल रहा होता है। वो कहता है तुम बस टेंशन मत लो, बस ये थोड़ा सा टेस्ट इसमें कम रहेगा, लेकिन फिर भी इसमें मजा आएगा और तुम्हारे पेट भर जाएगा। हमसी कहती क्या सच में, और थोड़ा टीजी स्टाइल में कहती है ये तो काफी बढ़िया लग रहा है। उसके बाद अपनी हमसे से यहाँ पे बैठ कर खाने लगते हैं, और हमसे जैसे ही फर्स्ट बाइट लेती है वो कहती है जन्नत, और उसके आंसू टपकने लगते हैं, प्लेट पूरी गीली हो जाती है और उसकी लार नहीं टपक रही होती है। ऑब्वियसली तुम गंदा मत सोचो, अपनी हमसी ऐसा सोच रही होती है जैसा कि मानो वो जन्नत में आ चुकी हो, और वही पल उसे याद आ रहे होते हैं जो कि वो बचपन में बिताती थी, और वही पल जिसमें कि यंग मास्टर उसे थोड़ा बहुत टीज करता था। और अब अपनी हमसी उन्हीं ख्यालों में व्यस्त होती है। तो वो कहता है क्या तुम ठीक हो एरी, जागो, और क्या कर रही हो तुम। और अपनी एरी पेट भरकर खाने के बाद में कहती है चलो मेरा हो गया और अब मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। तो वो कहता है क्या तुम ठीक हो, और क्या तुम्हें अब अच्छा लग रहा है, क्या तुम्हें और भी ज्यादा भूख लगी है। हमसी कहती नहीं नहीं। तो वो कहता है तो क्या तुम इसे पिगी को छोड़ सकती हो यहाँ पर। हमसी कहती बिल्कुल भी नहीं। और वो कहती है हम इसे साथ में लेके चलेंगे, ये काफी ज्यादा इंटेलिजेंट बीस्ट है तो हमारा काम में आ सकता है, और ये काफी ज्यादा यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल भी लगता है। और वो पिगी थोड़ा सैड होकर पीछे बैठा था। हमसी उसको खाने के बारे में तो नहीं सोच रही है ना वैसे। ये कहता है थैंक यू तुम्हारा मेरी बात के ऊपर यहाँ पे एग्री करने के लिए, और बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और अपनी हमसी कहती है मजा आ गया मुझे तो इस यंग मास्टर को टीज करके, जो कि अब खुद यंग बन चुका है। अपनी हमसी कहती है चलो अब चलते हैं, और अब उस पिगी को ढूंढते हैं। वो पिगी कहाँ जा चुका है, ऐसा लगता है कि वो आसपास ही होगा, क्या तुमने देखा है। तो वो कहता नहीं मैंने ज्यादा नहीं देखा है, बस थोड़ा बहुत ही देखा है इस हॉल के अंदर। अपनी हमसी उधर जाती है और कुछ ज्यादा यहाँ पे अंधेरा होता है। हमसी कहती वाह ये तो कमाल की जगह है, लेकिन यहाँ पे एक कमी है कि चारों ओर कुछ है ही नहीं, बस एक दरवाजा है जो कि पूरी तरीके से जालों से ढका हुआ है। ऐसा लगता है कि ये किसी की खुफिया हवेली हो। हमसी कहती है आखिर ये जालों से ढका हुआ क्यों है। और रुको जरा, और पिगी इधर ही आया था ना, यहाँ पे कोई और रास्ता है नहीं, तो पक्का इस डोर के आर पार गया होगा। लेकिन इस डोर तो ऐसा बंद है जैसे अरसा हो गया है इसे खोले हुए, तो आखिर क्या बात है, वो इसके आर पार कैसे चला गया, और कुछ तो स्पेशल होगा उस पिगी के अंदर। चलो अब खोल के देखते हैं, क्या मुझे सच में इसे खोलना चाहिए। हमसी उसे खोल देती है और उसके अंदर जाती है, जहाँ पर ये काफी ज्यादा बढ़िया जगह होती है और चारों ओर मानस चूर्ण बिखरे होते हैं। हमसी कहती वाह ये काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है उस सड़ी हुई लाइब्रेरी से। तो और अपनी हमसी देखते हैं कि यहाँ पे काफी सारे मानस चूर्ण पड़े हुए हैं। तभी उसका ध्यान जाता है डोर्स की ओर। यहाँ पर 4 डोर हैं और चारों के चारों सील्ड है, इनके ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल सील लगी हुई है जो कि बम धमाका कर सकती है और सामने वाले का बाजा बजा सकती है। हमसी कहती है अगर ये सब यहाँ पे लगा हुआ है तो इसका मतलब एक ही है कि ये तुम्हारे पुरखों का खजाना रखने का सीक्रेट तहखाना है, और इसके अंदर तुम्हारे पुरखों का बहुत ज्यादा बड़ा वाला खजाना होगा, पहले वो मेरे को दे देना। हमसी कहती है इतने ज्यादा पावरफुल स्पेल सिर्फ एक ही चीज के लिए रखे जा सकते हैं, वो है खजाना, और पक्का उसके नीचे खजाना होगा। और जो पिगी वो बहुत ज्यादा महान चोर होगा जो कि ऐसी खतरनाक जगह पर भी चोरी कर पा रहा है, वो सच में कमाल का चोर रहेगा, नंबर 1 चोर। और हमसी ऐसा उसको देख रही होती है जैसे कि वो उसका यहाँ पे चोरी करने का टूल बन जाए, लेकिन वो उसको कहता है हैरी क्या तुम मेरे पुरखों का खजाना चुराने वाली हो, और ऐसे बिल्कुल भी सोचना मत है। हमसी कहती लेकिन फिर भी हमें देखना ही पड़ेगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। और उन डोर के पास में जा रही होती है हमसे, वो कहती है क्या हमें इसे खोलना चाहिए। तो वो डोर बड़े गुस्से में उसको देख रहा होता है, जिसको देखकर अपना राइल कहता है क्या सच में ये डोर तुम्हें खोलने भी देगा उसको। हमसी कहती है ऑफ कोर्स क्यों नहीं खोलने देगा। और रुको जरा, ये डोर के आर पार कैसे गया वो पिगी, अभी भी ये सवाल है। और आकर वो पिगी है तो है कहाँ। तो अपनी हमसी कहती है पेपर वाइट मेरे सामने आओ, और मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी, और बिल्कुल भी तुम्हें मसाला लगाकर नहीं खाऊंगी, तुम्हें डीप फ्राई नहीं करूंगी, प्लीज यहाँ पे सामने आ जाओ और हम लोग साथ में रहेंगे। और मैं यहाँ पे सीरियस हूँ, मैं बिल्कुल सीरियस तरीके से बोल रही हूँ। तो राइल कहता सच में तुम इसे जाले में तो नहीं फंसा रही हो। तो एमसी कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं, और प्लीज सामने आओ। और ऑफ कोर्स वो माना यहाँ पे इनहेल कर सकता है, तो इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे डीमन बीस्ट है, यहाँ पे बाहर कह सकते हो मॉन्स्टर वगैरह है, उनके अंदर भी माना होता है, तो वो उनसे भी बचा सकता है हमको, इसलिए मैं उसका यूज करूंगी और काफी ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगी मैं भी। और अपनी एमसी कहती है वो हमारे साथ में रह सकता है और उन मॉन्स्टर का माना एब्जॉर्ब कर सकता है, ये काफी ज्यादा कमाल करेगा। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो द ग्रेट पिगी बन जाएगा, जो कि पिगी महाराज कहा जाएगा। हमसी कहती है ये कमाल की चीज रहेगी। राइल कहता है तो फिर तो ये कमाल की बात रहेगी, इसका मतलब है कि तुम उसे नहीं मारोगी। हमसी कहती है ऑफ कोर्स मैं उसे नहीं मारूंगी, और हाँ मैं उसे काफी ज्यादा माना स्टोन वगैरह भी दूंगी। अपनी एमसी कहती है पीपर वाइट जल्दी बाहर आओ, पीपर वाइट प्लीज हम तुम्हें नहीं खाएंगे, और ऑफ कोर्स मैं तुम्हें बहुत ज्यादा खाना दूंगी जिससे कि तुम और भी ज्यादा मोटे हो जाओगे। और वो पीपर वाइट बेचारा रो रहा होता है, वो बाहर आने लगता है। हमसी कहती है प्लीज पीपर वाइट बाहर आओ और प्लीज हमारे साथ ही बन जाओ, हम तुम्हारे साथ में वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, हम तुम्हारे साथ में दुनिया देखना चाहते हैं। और वो पीपर वाइट रो
रोते हुए बाहर आता है। बेचारे कुछ ज्यादा यहाँ पे क्यूट लग रहा था। एमसी कहती है ओ पीपर भाई तुम आ चुके हो, मैं माफी चाहती हूँ पहले वाले बिहेवियर के लिए, और अब मैं तुम्हारी यहाँ पे एकदम साथी बनकर आऊंगी और तुम्हें बिल्कुल बराबर एकदम समान मानूंगी, तुम्हारे साथ में एकदम भाइयों जैसा व्यवहार करूंगी। और वो बहुत ज्यादा रो रहा था बीबी। एमसी कहती प्लीज मान जाओ ना। और हाँ राय, क्या तुम्हें पता है यहाँ पे हमारा पीपर वाइट है ना, उसकी पूंछ कितनी ज्यादा प्यारी है, इतनी ज्यादा मुलायम कि मैं क्या ही बताऊं, और इसकी नोज ऐसा लगता है कि हीरा है हीरा, ये सच में बहुत ज्यादा क्यूट है ना। तो रायल कहता है हाँ तुम सही तो बोल रही हो। अपनी एमसी कहती है ये काफी ज्यादा ह्यूमन जैसा है और इंटेलिजेंट भी है, सबसे ज्यादा बुद्धिमान जानवर होगा ये पूरी दुनिया में, ये तो बल्कि इंसान कहा जाएगा, ये काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। और रायल भी इसकी हाँ में हाँ मिला रहा होता है। वो कहता हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये बहुत ज्यादा क्यूट और इनोसेंट, ऊपर से चालाक भी है, इसके अंदर दिमाग भी है। और इतनी ज्यादा तारीफ सुनकर ये पिगू पिघल जाता है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं फिसलता। और वो कहता है हाँ हाँ ठीक है, मैं इतना ज्यादा अच्छा भी नहीं हूँ जो कि तुम तारीफ कर रही हो। और अपना पिछवाड़ा पता नहीं क्यों दिखा रहा होता है। एमसी कहती है फंस गया सुअर जाल में, और अब तो मैं इसको निपटा डालूंगी। एमसी कहती है ये लो, ये कमाल यार कमाल का स्टोन है, और क्या तुम्हें ये चाहिए। उसको जमीन पर गिरा देती है और बेचारा ये पिगू बाहर आता है कुछ लेकर। अपनी एमसी कहती है ये सच में बहुत सारी बेकार से स्टोन है जिनके अंदर कुछ है ही नहीं, ऐसा लगता है कि जो सारा सारा यहाँ पे माना है वो ये पिगू यहाँ पे गटक चुका है। तो अपनी एमसी कह दिया आखिर तुम्हें इतना सारा माना गटकने की क्या जरूरत थी, तुम ऐसे भी जिंदा रह सकते थे। वो पिगू अपना पेट बाहर निकालता है और कहता है इसके लिए क्योंकि ये पापी पेट का सवाल है। और अपनी एमसी कहती सच में तुम्हारा पापी पेट सच में सब कुछ गटक चुका है, लेकिन अपनी एमसी ने कुछ ऐसे बैग दिया था। तो पीपर कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए भी बहुत सारा लेके आया हूँ। और अपनी एमसी ने उसे कुछ बैग दिया था, उसके अंदर से वो जहाँ पे निकालता है जिसके के अंदर खजाना होता है। एमसी कहती है ओह माय गॉड, ये तो कमाल कमाल के आर्टिफैक्ट है, एकदम रेयर यहाँ पे रेयर, ठीक है। अपनी एमसी कहती थी पिगू तुम तो बहुत ज्यादा बेस्ट हो, कमाल के हो, धमाल के हो, बवाल के हो। और ये कहता है मुझे हमेशा से ये एक चाहिए थी। और अपना पिगू कहता है हाँ मेरी तारीफ करो, मैं ही महान, मैं ही द ग्रेट पिगू। और अपनी एमसी कहती है ये तो एक पेन भी लेके आया है और सच में मैं इससे लिख भी सकती हूँ, और अगर मैं इसके अंदर मैजिक डालूं तो इससे मैं यहाँ पे मैजिक फॉर्मूला बना सकती हूँ, ये तो कमाल की चीज है, इससे मैं स्पेल बना पाऊंगी। और अपना पिगू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है हाँ हाँ मेरी तारीफ करो और चलो मेरे साथ में आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। एमसी कह दी सच में तुम्हें कुछ और भी दिखाना है, और क्या तुम चाहते हो कि हम इस फोर्थ वॉल को खोल दे। एमसी पूरी कंफ्यूज होती है कि हमें खोलना चाहिए या नहीं, और क्या सच में हम इसे खोल भी पाएंगे। और एमसी ऐसे कंफ्यूजन में खड़ी होती है, हो सकता है कि ये खतरनाक हो। तो पीछे से रायल कहता है तुम चिंता मत करो, और मैं जानता हूँ मेरे साथ में जो साथी है वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, और लोग तो यहाँ पे माना देखकर ही डर जाते हैं, उनको लगता है कि हमारे यहाँ पे समझ के बाहर है। और जैसे कि तुम मैथ देखकर डर जाते हो वैसे ही अपना यहाँ पर रायल भी इतने सारे पैटर्न देखकर डर जाता है। वो कहता है ये मेरी बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसके ऊपर ट्राई मारता हूँ, और तुम्हें ये करना चाहिए क्योंकि तुम सबसे ज्यादा बेस्ट मैजिशियन हो जिससे मैं आज तक मिला हुआ हूँ। अपनी एमसी कहती का सच में, और ये तो मुझे कहना चाहिए कि मैं सबसे ज्यादा बेस्ट मैजिशियन से अभी तक मिली हूँ। तो वो कहता नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो माना को समझने में और यहाँ पे स्पेल बनाने में, तुम बेस्ट हो, तुम कमाल की हो, तुम धमाल की हो, मैं तो बस थर्ड ग्रेड हूँ। एमसी कहती क्या थर्ड ग्रेड, और मैं 9th ग्रेड की यहाँ पे गिरी हुई मैजिशियन हूँ, वो भी फेल्ड। एमसी कहती ये तो बहुत ज्यादा बेइज्जती चल रही है मेरी। तो वो कहता है हाँ हाँ तुम भले नॉन सर्कल की हो, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पे स्पेल को समझ सकती हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता है, मुझे तो बस ऐसा लगता है कि यहाँ पे किसी ने गांजा फूंक कर लाइन बना दी हो। एमसी कहते लेकिन फिर भी तुम यहाँ पे समझ पाओगे इन चीजों को, और मैं तुम्हें आराम से सिखाऊंगी क्योंकि मैं पहले बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से सिखाती थी, इसलिए अब मैं तुम्हें आराम से सिखाऊंगी। वो कहता है क्या मतलब है तुम्हारा। और अभी अपनी एमसी उसी की क्लास ले रही होती है और बहुत जोर से ही लेती है, उसके साथ में पिगू भी बैठ जाता है। और अपनी एमसी कहती है तो अब मैं तुम्हें बताऊंगी इस स्पेल के बारे में, और आज से मैं तुम्हें पढ़ाने वाली हूँ बेसिक मैजिक जो कि स्कॉलर्स लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। और वो कहता है क्या सच में ये मुझे पढ़ना पड़ेगा, इस एज में भी ऐसा लगता है कि पढ़ाई इस दुनिया में मेरा पीछे नहीं छोड़ने वाली है। एमसी कहती है ऑफ कोर्स पढ़ाई एक ऐसी यहाँ पे बला है जो कि तुम्हारा किसी भी दुनिया में कहीं भी पीछे नहीं छोड़ने वाली है। एमसी कहती चलो यहाँ पे पढ़ते हैं, और मैं अभी अकेली नहीं बैठने वाली हूँ, मुझे भी पढ़ना है, काफी सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए, लेकिन मेरे को नहीं पढ़ना है क्योंकि मेरा यहाँ पे दिमाग खराब हो जाता है किताबें देखकर। और अब ना पिगू होता है ना वो भी मेरी तरह होता है, वो सो जाता है किताबें देखकर। उसके 7 मंथ बाद दिखाया था, यानी काफी समय बीत चुका है इनको इसी यहाँ पे घर के अंदर। अपनी एमसी कहती है ये बेसमेंट काफी ज्यादा कमाल का है, और अभी वो अपने रायल के हेयर बना रही होती है, और यहाँ पे काफी ज्यादा लाइट आ रही है, तो वो मोस्टर वगैरह थे ना उन्होंने छत की फाड़ के रख दी थी, इसी वजह से सारा काम हो रहा है। एमसी कहती है चलो ये अच्छा है, और तुम काफी ज्यादा हैंडसम लग रहे हो इन बालों के बिना। और वो कहती है सच में तुम जैसा सुंदर इंसान मैंने आज तक नहीं देखा है, वो बात अलग है कि ये दुनिया में बाहर घूमने नहीं गई है, और ये कुछ ज्यादा ही चमक रहा होता। वो कहते हैं थैंक यू तुम्हारा मेरे बाल काटने के लिए, और काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है काटने के बाद में, ऐसा लगता है कि तुम काटने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो। हमने एमसी कहती है ऑफ कोर्स मैं बहुत लोगों का काट चुकी हूँ, और अभी मुझे 7 मंथ हो चुके हैं इस जगह पर हुए, ये काफी ज्यादा कमाल की जगह है ना, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग काफी ज्यादा बढ़िया जिंदगी बिता सकते हैं। पर तभी यहाँ पे एक खतरनाक सी चीख आती है, एमसी पूरा गुस्सा हो जाती है और कहती है ऑफ
कोर्स मैं तो भूल ही गई थी। यहाँ पर मॉन्स्टर बाहर ही हमारा इंतजार कर रहे हैं। वो ऐसा बैठे हुए हैं कि यहाँ पे उनके सामने ही खाना खुद आकर उनके मुंह में चला जाएगा। ये बड़े कमीने मॉन्स्टर हैं। हमसे कहती है पहले इनको छोड़ो, मेरे को इधर बाहर फोकस नहीं करना चाहिए, मेरे को अंदर ही फोकस करना है। यहाँ पर मैं अभी हूँ। तो वो कहता है वेल हमें जगह को चेंज करना पड़ेगा और ये जगह हमारे लिए ज्यादा देर के लिए सेफ नहीं रहेगी, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो अपनी हमसे कहती लेकिन फिर भी तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना। तो वो कहता नहीं, मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा क्योंकि ये लोग तो बस नॉर्मल से मॉन्स्टर है। हमसे कहती क्या नॉर्मल से मॉन्स्टर, आखिर इसका मतलब क्या है? तो वो कहता है जी हाँ, और भी ये मॉन्स्टर आने वाले हैं और कुछ जल्दी ही आएंगे वो, तो मेरे को उनसे बचना पड़ेगा। हमसे कहती आखिर तुम्हारा मतलब क्या है और तुम क्या कहना चाहते हो? तो वो कहता है जी हाँ, ये सारे जो भी यहाँ पे मॉन्स्टर वगैरह है ना, ये सब छोटे मोटे मॉन्स्टर हैं और इनके अंदर जितने पावरफुल मॉन्स्टर हैं वो यहाँ पे कहीं और जा रहे हैं। इसका मतलब है कि जो फोर्थ वेव है इनकी मॉन्स्टर की वो आने वाली है। तो इसका एक ही यहाँ पे बात हो सकती है कि वो मॉन्स्टर और भी ज्यादा पावरफुल होंगे इन मॉन्स्टर से, यानी कि खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए हमें यहाँ से भागना पड़ेगा ताकि हम लोग बच पाए। अगर वो आए और इस बेसमेंट में हमें देख लिया तो वो यहाँ पे पूरी बेसमेंट ही उड़ा डालेंगे एक बार में ही। हमसे कहती है क्या सच में ये लोग इतने ज्यादा खतरनाक रहेंगे? तो ये कहता है ऑफकोर्स, जो थर्ड वेव आई थी वो कुछ ज्यादा पावरफुल थी जो सेकंड वेव थी उससे, यानी कि ये कुछ ज्यादा पावरफुल होने वाले हैं। हमसे कहती है अगर ये लोग ऐसे ही आते रहे तो हम लोग तो यहाँ पे मर ही जाएंगे। अपनी हमसे पूरी डरी हुई होती है और कहती है क्या सच में हम लोग बच भी पाएंगे? ये तो यहाँ पे सीधी खुलेआम डेथ है हमारे लिए और हम लोग यहाँ पे आराम से टाइम बॉम्ब के ऊपर बैठे हुए हैं क्योंकि ये बेसमेंट हमारी कवर बन जाएगी किसी भी पल। और अपनी हमसे के हाथ कांप रहे होते हैं। वो कहती है सच में अगर इतने सारे पावरफुल मॉन्स्टर आए तो हमारा क्या ही होगा, क्योंकि सेकंड वेव में बहुत ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर आए थे फर्स्ट वेव से। वो कहता है तो फिर हमें कोई और जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पर हम ज्यादा देर के लिए सेफ रह पाए। हमसे कहती है लेकिन फिर भी बाहर मॉन्स्टर है तो हम लोग क्या कर पाएंगे? तो वो कहता है बाहर का यहाँ पे एक ही बात है कि हमें बाहर नहीं जाना है अभी के लिए, हमें कुछ और सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। और बाहर का जो गेट है ना उसका पहले ही बाजा बच चुका है, उसके ऊपर डार्क मैजिक आ चुका है। हमसे कहती हाँ ये बात भी है। तो अपना रायल उठता है और कहता है हमें उनका सामना करना पड़ेगा। और मैंने इतने सालों तक यहाँ पे जूझते हुए मुसीबतों से बस यही सीखा है कि रास्ते की फाड़ के रख दो और रास्ता अपना खुद से बना लो। हमसे कहती हाँ बिल्कुल सही बात है और मैं तुमसे काफी ज्यादा इंस्पायर हो चुकी हूँ। तो रायल कहता है तो फिर चलो साथ मिलते हैं और सबकी फाड़ के रख देते हैं। एमसी भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है फाड़ के रखने के लिए और वो तो कुछ ज्यादा एक्साइटेड लग रही थी। एमसी के बीच में प्यार नहीं आ रहा था पर फिर भी वो ऐसा लग रहा था जैसा कि मानो यहाँ पे किसी स्टूडेंट और मास्टर का रिलेशनशिप हो। पहले उसके बाद में दिखाया था बड़े से होल की ओर और ये छेद के ऊपर बहुत ज्यादा बड़ा वाला मॉन्स्टर था। अब ना पीगू ज्यादा परेशान हो रहा था इससे और पीगू कहता है जल्दी जागो। एमसी कहती क्या हुआ है तुम्हें और तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? तो अपना यहाँ पे रायल कहता है जल्दी जागो, बहुत यहाँ पे बहुत ज्यादा वाइब्रेशन वगैरह हो रही है और ऐसा लगता है ये पूरा जो बेसमेंट है ना वो कांपने लगा है। एमसी कहती क्या सच में? तो फिर हमें चलकर चेक करना चाहिए। और अपना रायल जाता है, वो यहाँ पे देखता है कि पूरा जो बेसमेंट का फ्लोर है और यहाँ पे ऊपर की जो जगह है छत वगैरह वो सब कुछ हिल रहा है और अचानक से धराशायी हो जाता है। बहुत सारे बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं ऊपर और ये कहता अरे नहीं ये मॉन्स्टर तो यहाँ पे अंदर भी आ सकते हैं और अब हमारा क्या होगा? पीगू की तो फट के हाथ में आ जाती है और वो कहता भागो रे मम्मी रे। और अपनी एमसी कहती क्या मॉन्स्टर? और यहाँ पे बहुत ज्यादा डर जाती है। वो यहाँ पे इसको पकड़ती है पीगू को, उसको नीचे उतारती है और वो कपड़ा इसे ही लपेट कर कहती है बच जाओ यहाँ से और आराम से यहाँ पे सेफ रहना, हम तुम्हें यहाँ पे साथ में लेकर ही चलेंगे तो घबराना मत, हम तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद में अपनी एमसी कहती है तो चलो आगे चल के देखते हैं लाइब्रेरी में क्या चल रहा है, पक्का वहीं पे ये सब हुआ होगा और ये सब वहीं पे चल रहा है क्योंकि दूसरा धमाका हो जाता है। और अपना रायल कहता है चलो फिर चलते हैं और अपनी एमसी कहती है हाँ मैं भी आ रही हूँ और दिखाया था गन्ने का जूस, बहुत ज्यादा ही गन्ने का जूस जो कि छत से टपक रहा होता है उस फॉर्मेशन के ऊपर। ये कहता है अगर यहाँ पे चल क्या रहा है इतने सारे मॉन्स्टर, क्योंकि ऊपर कुछ ज्यादा यहाँ पे खतरनाक वाले गन्ने के जूस पीने वाले बहुत सारी खतरनाक मॉन्स्टर थे, इनको देख कर दो अपनी एमसी की। और रायल की यहाँ पे रूही कांप जाती है और कहते हैं अरे नहीं ये तो यहाँ पे लैंड क्रिएचर है जो कि यहाँ पे चल कर आए हैं हमारे पास में और इसका मतलब ये है कि ये लोग जमीन के अंदर भी आ सकते हैं और ये कुछ ज्यादा ही पावरफुल होते हैं। और ये जो लैंड क्रिएचर होते हैं ना ये चिल्ला कर दूसरे मॉन्स्टर को भी बुला रहे होते हैं। अपनी एमसी कहती है अरे नहीं फिर तो हम गए, अब हमें क्या करना चाहिए? तो रायल सामने आता है और कहता है इसका बस एक ही इलाज है, वो है कि इनका बाजा बजा देना और कुछ जोर से अटैक करता है और इनका बाजा बजा देता सच में ही। लेकिन जैसा कि तुम जानते हो काफी सारे मॉन्स्टर आ चुके थे इनके चक्कर में। और अपनी एमसी कहती है अरे नहीं ये सब क्या चल रहा है, यहाँ पर तो कुछ ज्यादा मॉन्स्टर वगैरह आ रहे हैं। तभी वो कहती है हमें यहाँ से वापस भागना पड़ेगा और पीछे छुपना पड़ेगा। लेकिन अपना रायल कहता है ठीक है फिर तो चलो चलते हैं वापस, और उसको उठा के भागने लगता है और ऊपर से काफी खतरनाक माहौल था और ये भाग रहा था बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में। लेकिन ये देखता है कि आगे तो रास्ता ब्लॉक है और यहाँ पे ये लोग अंदर भी नहीं जा पा रहे होते हैं। वो कहता है नहीं अब तो हम गए, और तभी मॉन्स्टर इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं और कुछ ज्यादा जोर से चिल्ला रहे होते हैं जैसा कि मानो ये लोग यहाँ पे चिल्ला कर अपने यहाँ पे कान फाड़ डालेंगे। हमसे कहती है मेरे तो यहाँ पे फट चुके हैं कान और अब मुझे क्या करना चाहिए? शायद यही हमारा अंत है और अब हम लोग आगे नहीं भाग सकते हैं, यानी कि अब हम लोग अंत तक पहुंच चुके हैं, अब यही हमारा अंत है। और कहती है राहेल प्लीज यहाँ पे कुछ करो, और राहेल कुछ नहीं कर रहा होता है
बस ये लोग मॉन्स्टर वगैरह यहाँ पे चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन अंदर कोई नहीं आ रहा होता है। एमसी भी देखती है, जरा देखो तो वो कुत्ते लोग यहाँ पे अंदर नहीं आ रहे हैं। तो राहुल कहता है क्या सच में ये लोग अंदर नहीं आ रहे हैं? तो ये देखते हैं कि जो फॉर्मेशन है ना, उसके चक्कर में कोई भी अंदर आने की हिम्मत नहीं कर रहा है। लेकिन हाँ, एक आया था, उसी का जो गन्ने का जूस था ना, वो पहले पड़ा था। हमसे कहती हाँ पक्का ऐसा ही होगा कि जो फॉर्मेशन है उसके अंदर का जो एरिया आता होगा, उसके बीच में अगर कोई आएगा तो उसकी चटनी बन जाएगी। पक्का पहले वाली की ऐसी चटनी बनी होगी और वो उसका गन्ने का जूस था। अपनी एमसी कहती है तो फिर ये अच्छी बात है। और राहुल कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे यहाँ पे कमाल दिखाना पड़ेगा। और वो कुछ ज्यादा ही बीम जैसा अटैक करता है, जो कि सीधा उसके मुंह में चला जाता है। तो उसने इसके मुंह में दे दिया है अटैक, और मुंह में से सीधा इसके पेट में चला जाता है। तो अपना राहुल कहता है एक्सपेंड, और वो उसके अंदर से बहुत सारी चेन वगैरह आ जाती है, जो कि उसका गला फाड़ कर रख देती हैं। और पता नहीं क्या क्या फाड़ती हैं। वो कहता है डिसमेंटल, और वो पूरा फट के यहाँ पे हाथ में आ जाता है। वो कहता है ये देखो मेरा गन्ने का जूस। और अपना राहुल काफी ज्यादा खतरनाक लुक में होता है। वाह कमाल का है, और उसका तो दिल ही यहाँ पे दीवाना हो जाता है। अपना राहुल कहता है तो फिर चलो यहाँ से भागते हैं। और वो मोस्टर भी यहाँ से भागने लगते हैं इनको देखकर। हमसे कहती वाह क्या मारा है, और अपना पिगू रो रहा होता है बहुत ज्यादा ही। और वो कहती है चलो मैं तुम्हें साफ कर देती हूँ, काफी ज्यादा क्लीन क्लीन, क्योंकि हमें साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। वो कहता है हाँ चलो अब तो ठीक है, अब हमें यहाँ पे कुछ और सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। अपनी हमसे कहती है तुम ठीक हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वो कहता है बस मेरे को थोड़ा सुनने में परेशानी आ रही है, और थोड़ा बहुत वहाँ पे मार्क वगैरह भी आए हैं। हमसे कहती है अरे तुम भी यहाँ पे कितने ज्यादा केयरलेस हो। उसके बाद में वो कुछ यहाँ पे मैजिक बनाती है और उसको देते हुए कहती है ये लो तुम ठीक हो जाओगे जल्दी ही। और वो चमत्कारी रूप से ठीक हो रहा होता है। पता नहीं शायद मेरे को भी यहाँ पे लेना चाहिए, मेरा गला खराब हो चुका है। अपनी आम से कहते हैं तुम चिंता मत करो, अब हम लोग आराम से निकल जाएंगे। और वो कहता है सच में तुम काफी ज्यादा कमाल की मेज हो, दुनिया की सबसे ज्यादा कमाल की मेज। आम से कहती है नहीं नहीं वो तो तुम हो। वेल मैं अपना मैजिक तो यूज ही नहीं कर सकती हूँ, तुम्हें कहीं की कमाल की। मतलब अपनी एमसी के पास बहुत ज्यादा ज्ञान है, लेकिन क्या करे बेचारे के पास में यहाँ पे हाथ भर का मैजिक है, जिससे कि वो हाथ भी नहीं धो सकते ठीक से। एमसी कहती तो फिर चलो यहाँ से चलते हैं। और ऐसा लगता है कि ये लोग यहाँ पे नीचे नहीं आ सकते हैं, ये लोग हमारे लिए यहाँ पे खतरा नहीं है अभी के लिए। तो अपना यहाँ पे राहुल कहता है नहीं ये लोग तो यहाँ पे खतरा नहीं है, लेकिन अगर फोर्थ वेव के मॉन्स्टर आए तो ये पक्की बात है कि वो लोग यहाँ पे बेसमेंट के अंदर भी घुस जाएंगे। और हमें नहीं पता है कि ये कब तक टिकने वाला है और कब तक ये मैजिक चलता रहेगा। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो लोग यहाँ पे पक्का ही अंदर आ जाएंगे। अपनी एमसी कहती हाँ ये बात तो सही है। और पिग और भी ज्यादा घबराने लगता है। उसके बाद में ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग यहाँ से निकलेंगे और कहीं ऐसी सेफ जगह पर रहेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर मॉन्स्टर नहीं आ पाएंगे। और अपना राहुल कहता है तो अब हमें बाहर निकलना पड़ेगा किसी भी हालत में, और यहाँ से बच के निकलना पड़ेगा। पर तभी अचानक से पूरी दुनिया हिलने लगती है। हमसे कहते हैं अगर ये सब क्या चल रहा है, और पूरा बेसमेंट ही कांपने लगता है। पिगू वापस से भाग जाता है। हमसे कहती है अरे नहीं ये वापस से आ रहे हैं क्या? तो वो कहता नहीं ऐसा लगता है कुछ और गड़बड़ है, और ये लाइब्रेरी में चल रहा है। हमसे कहती तो फिर मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा, और कुछ मैजिक सर्कल ड्रॉ करने लगते हैं। वो कहते हैं कि ये काफी ज्यादा कमाल कराएगा। और अपना राहुल उसे देख कर कहता है वाह तुम काफी ज्यादा कमाल की चीजें कर लेती हो, और ये तो मुझे आता भी नहीं है, इसको देखकर भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो अपनी आम से कहती है ये बस नॉर्मल सी चीजें हैं जो कि मैंने तुम्हें पढ़ाई थी। और अपनी आम से उन्होंने पढ़ाया था कि जो स्पेल वगैरह होते हैं उनके अंदर भी वेट होता है, वो एक सरफेस के ऊपर बन सकते हैं, लेकिन अगर तुम उन्हें बस फ्लैट मानोगे यानी फ्लैट सरफेस के ऊपर बस तुमने ड्राइंग बना दी वो तुम्हारा स्पेल हो गया, तो तुम गलत हो। स्पेल काफी तक कमाल की चीजें है। अगर मान लो तुम यहाँ पे कुछ भारी स्पेल नीचे रख देते हो और उससे हल्का वो स्पेल उसके ऊपर रख देते हो, तो स्पेल की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और ये कमाल करेगा। तुम्हें ऐसा करना चाहिए, और अगर तुम ऐसा कर देते हो तो जो स्पेल है वो एकदम परफेक्ट तरीके से काम करेगा बिना किसी चूक के, और एकदम परफेक्ट तरीके से वो लोग अटैक भी कर सकते हैं। और अपनी आम से कहती वाह ये तो कमाल का है, और राहुल भी उसका एकदम दीवाना हो जाता है। आम से कहती अब समय आ चुका है उसको करने का, और वो उस पेन से कुछ मैजिक कर रही होती है। आम से कहती अब हमें उसे देखना पड़े। मैजिक सर्कल बना लिया था ताकि वो ऊपर रह रहे मॉन्स्टर को डिटेक्ट कर पाए, पर साथ राइडर ने गांजा फूक लिया था क्योंकि ये कोई मॉन्स्टर को डिटेक्ट करने वाला सर्कल था ही नहीं। इससे अपनी आम से रॉयल पैलेस के अंदर जो भी इंसान है उनको डिटेक्ट करने वाली थी। तो अपनी आम से राहुल से कहती है डालो ना। राहुल कहता है क्या गंदी गंदी बातें करे हो। आम से कहते हैं इसके अंदर मैजिक पावर डालो। तो राहुल इसके अंदर डालने लगता है जोर जोर से, और वो कहता है मजा आ रहा है मुझे। 1 घंटे डालने घुसाने के बाद में राहुल कहता है कुछ तो डिटेक्ट हुआ है, और अपनी एमसी भी कहती है हाँ यहाँ पे कुछ तो सर्कल बन रहे हैं। ऐसा लगता है कि जो भी रॉयल पैलेस के अंदर इंसान है वो काफी ज्यादा पावरफुल होंगे, और इसका मतलब है कि वो सारे रॉयल फैमिली से बिलोंग करते होंगे। तो अब हमें चलना चाहिए रॉयल फैमिली की ओर यानी पैलेस की ओर। इसलिए ये लोग निकल जाते हैं, और ऊपर दिखाया था चिलचिलाती धूप। अब ना पिगी कहता है भाई क्या ही यहाँ पे चिलचिलाती धूप है, मस्त सा मौसम है, और वाह क्या खुशबू है, एकदम घास की खुशबू। पर अचानक से उसकी यहाँ पे किस्मत खराब हो जाती है और उसको बदबू आने लगती है। वो कहता है इतने सारे मॉन्स्टर यहाँ पे मरे हुए हैं कि पूरा यहाँ पे आसमान बदबू से ही भर चुका है। इनकी बदबू के लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि सेंट लगानी पड़ेगी। वेल जरा देखो तो इतने सारे मॉन्स्टर हैं और ये क्या क्या खाते होंगे, लेकिन बिल्कुल भी किसी भी चीज को बाहर निकालते ही नहीं है। ऐसा लगता है कि ये भी मेरी तरह है। वो ना मैं एकदम कमाल का पिगी, और ये पिगी ऐसे अपना पिछवाड़ा दिखाए हुए मटके जा
रहा होता है वो कहता है मैंने काफी सारे माना स्टोन को घटका है और इसी के चक्कर में मेरे अंदर थोड़े बदलाव आए हैं और वो बदलाव है जैसे कि मेरा चेहरा चेंज हो चुका है थोड़ा और मैं चमकने लगा हूँ और दूसरा वो है कि मैं काफी ज्यादा हैंडसम हो चुका हूँ और तीसरा जो कि मेन है इस सबसे यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है वो है कि आप आराम से पढ़ाई करें क्योंकि मेरे अंदर तो दिमाग आ चुका है और इस एनर्जी को मैं कहता हूँ रेजिड्यू और ये रेजिड्यू काफी ज्यादा पावरफुल चीज है जिससे कि ये लोग मोस्टर वगैरह इतने ज्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं और इसके सामने एक मोस्टर आता है जिससे कि अपना रायल खत्म कर देता है वो कहता है कि बच के रहो पिगी महाराज। अपना पिगी कहता है देखा मैं कितना ज्यादा कमाल का हूँ जिस राह से मैं चलता हूँ उस राह के सारे लोग अपने आप ही हट जाते हैं क्योंकि उन्हें रायल हटा देता है वो ना मैं महान पिगी। और हाँ आप लोग भी आराम से पढ़ाई कीजिए क्योंकि इन सब में कुछ नहीं रखा हुआ है। तभी वो इनके अंदर की मैजिक एनर्जी को सेंस करता है और कहता है सच में ये काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी है और ये कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है और अपने रायल की ओर दिखाया था ये दोनों फाइट करे जा रहे थे। वो कहता आखिर मैं मास्टर को कैसे बताऊं कि मेरी पावर का सोर्स क्या है और उसके राज क्या है, लेकिन मुझे राज बताने का भी समय नहीं है तो मैं राज बताने वाला हूँ भी नहीं। लेकिन अचानक से उसे कुछ और डिटेक्ट होता है। वो कहता है ये पावर तो कुछ और ही चीज है और ये नॉर्थ से आ रही है और हाँ मैं बता दूं जो गेट है जिससे ये सारे सारे मोस्टर आए हैं वो नॉर्थ में ही है। तो ये कहता है ये एक नई पावर है जो कि अभी अभी मेरे को डिटेक्ट हुई है, ये पहली पावर से काफी ज्यादा पावरफुल है। पर तभी इसके सामने एक मोस्टर आता है जिससे कि रायल फिर से खत्म कर देता है और कहता है जलवा है मेरा जलवा। और एमसी कहती मैं इतने सारे क्रिस्टल लेके आई थी ये सारे के सारे बेकार जा रहे हैं, मैं इनका यूज भी नहीं कर पा रही हूँ, फालतू का बोझ मारे हूँ। पर साथ ये क्रिस्टल अपनी एमसी को इमरजेंसी में काम आने वाले हैं। एमसी कहती है वैसे यंग मास्टर आप सच में कमाल के हैं, आप तो सारे मोस्टर को ऐसे ही खत्म कर देंगे और दुनिया आप ही बचा लेंगे, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो कहता है क्या मजाक चल रहा है, ये कोई मानवा थोड़ी है जो कि मैं अकेला पूरी दुनिया बचा लूंगा और तुम बस देखती रहोगी, ये कोई मानवा नहीं है जो कि मैं आराम से बच जाऊंगा। एमसी कहती है वेल ये मानवा ही है, अब मैं कैसे समझाऊं इसे, ये प्रोटैगनिस्ट है इस मानवा का जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और यंग है और प्रोटैगनिस्ट होने के नाते ये अमर है, ये बच जाएगा चाहे कैसी भी मुसीबत आए, चाहे इसके ऊपर पूरी दुनिया ही गिर जाए ये बच जाएगा तो भी, क्योंकि ये है प्रोटैगनिस्ट, पता नहीं कहां से एक चमत्कार होगा और ये बच जाएगा। इसलिए अपनी एमसी कहती है सच में आप तो कमाल के हैं, लेकिन हाँ ये नोवेल काफी ज्यादा बढ़िया बनेगी। तो वो कहता है अगर इस प्रकार की बेवकूफ प्रोटैगनिस्ट वाली नोवेल को पढ़ेगा ही कौन। और अपनी एमसी कहती है आपने अभी सारी ऑडियंस की इतनी ज्यादा बुरी बेइज्जती मारी है कि वो सारे लाइक ठोक के जाएंगे। ये कहता है नहीं वो नहीं ठोकने वाले हैं लाइक को। और कुछ समय बाद अपनी एमसी पहुंच जाती है उस वीरान इलाके में यानी पैलेस के पास में और एमसी कहती है ये सबसे ज्यादा अमीरों वाली जगह थी और ये गली ये इतनी ज्यादा पावरफुल लोगों की थी कि यहाँ पे पूरा एकदम सिस्टम ही हिला देते थे वो लोग, लेकिन अब जरा देखो तो वो पूरे हिल नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो ढांचे बन चुके हैं। एमसी कहती है वाह क्या घटिया डायलॉग मारा है क्योंकि मेरे को नशा चढ़ चुका है। एमसी कहती है सामने जरा देखो तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो अजीब हो रहा है और अगर हम लोग इनसे सपोर्ट लेते तो ऐसा कुछ भी यहाँ पे हो नहीं पाता क्योंकि यहाँ पे वो लोग भी पावरफुल है लेकिन मोस्टर यहाँ पे मेन चीज है, वो आते रहेंगे क्योंकि वो इतने ज्यादा आएंगे कि चाहे कितना भी पावरफुल इंसान है वो टिक नहीं पाएगा और नतीजा एकदम सेम ही निकलता, रॉयल पैलेस ही तबाह हो जाता। पर तभी जो इनके सामने एनर्जी आ रही थी वो कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगती है। एमसी कहती है आखिर ये क्या चीज है, ये फटाफट से सील लगाता है, इतना जल्दी से लगाता है कि मैं क्या ही बताऊं। और एक मोस्टर आता है जो कि सीधा उस सील से टकराता है और उसको चकनाचूर करने लगता है। एमसी कहती है इतनी ज्यादा आसानी से टूट नहीं सकती है, तो आखिर ये मोस्टर क्या है और ये कुछ ज्यादा ही अजीब सी चीज है। ये तो ऐसा लगता है कि जो फोर्थ वेव है ना उसका मोस्टर है और ये कुछ ज्यादा ही मोस्टर आ रहे होते इसके पीछे ही, ये अपना अटैक करे जा रहा था। और अपनी एमसी कहती है ये तो काफी ज्यादा खतरनाक मोस्टर है और जरा देखो तो क्या ही डिजाइन बनाई है राइटर ने। पहली बार मेरे को लगता है कि मोस्टर यहाँ पे थोड़े बहुत इज्जतदार आदमी होंगे, उन्हें भी थोड़ी बहुत इज्जत मिलनी चाहिए, ना कि किसी और मानवा की तरह कचरा बना देना चाहिए मोस्टर का। एमसी कहती है ये तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है और इतने ज्यादा पावरफुल मोस्टर अगर हम लोग यहाँ पे इससे नहीं लड़ पाएंगे तो हम लोग तो मारे ही जाएंगे। और इसके पीछे से ऐसे ही और भी बहुत सारे मोस्टर आने लगते हैं। वो कहती है अरे नहीं हम लोग यहाँ पे बचने वाले हैं नहीं, तो हमें भागना पड़ेगा। तो राहल कहता है अगर हम लोग ऐसे ही खड़े रहेंगे तो हम लोग नहीं बचने वाले, इसलिए हमें अंडरग्राउंड जाना पड़ेगा। लेकिन क्या तुम यहाँ पे हमेशा के लिए अंडरग्राउंड जाने के लिए तैयार हो सकता है कि हम कभी ऊपर आए नहीं वहीं पर अटक जाएं। तो एमसी कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ये तो अच्छा ही होगा कि हम लोग यहाँ पे बच जाएंगे, इसलिए बचने के लिए हमें सर्वाइव करने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा तो हम लोग करेंगे। और अगर तुम्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं है तो प्लीज मेरे ऊपर भरोसा करो। और ये करते हैं, वो फटाफट से अपने क्रिस्टल निकालती है जो कि पहले वो कह रही थी कि ये फालतू का बोझ है, तो अभी उन्हीं क्रिस्टल से खतरनाक सी पावर बना दी है जिससे कि वो यहाँ पे गड्ढा कर पाए। और अपने राहल से कहती है घुसा वापस से, और इतनी जोर से घुसाता है कि एकदम चीख निकल जाती है धरती की ही और एकदम फाड़ के रख देता है। तभी वो मोस्टर इसकी सील को तोड़ के अंदर आने लगता है और ये गड्ढा बनाता है जिसके अंदर अपनी एमसी पिगी को घुसा रहे होते हैं, लिटरली पिगी को, वो मतलब बच भी जाएगा, उसके ऊपर मोस्टर अटैक करेगा भी नहीं, इन दोनों को घुसना चाहिए ना कि पिगी को। तो अपनी एमसी से घुसाते हुए कहती है जल्दी जाओ और हम लोग भी आ रहे हैं। लेकिन वो मोस्टर
मास्टर काफी ज्यादा चालाक था, वो अपनी यामसी को अपने पंजे से पकड़ लेता है और उड़ा के ले जाता है हवा में, जिसको देखकर रायल पूरा गुस्से में आता है और कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, और वो अपने कैप्चर का यूज करता है जिससे कि एकदम बड़ा सा जाला बनता है जो कि उसके पैर को ही काट कर रख देता है। इसलिए रायल से पंगा मत लेना क्योंकि वो एक प्रोटैगनिस्ट है, अपनी याम से जमीन पर गिर रही होती है उस हाथ के साथ में जो कि उस मॉन्स्टर का था, और उसे भी यहाँ पे ये ले जाता है जमीन के नीचे। नीचे जाने के बाद में अपना पिक उसके यहाँ पे हटा रहा होता है और रायल कहता है नहीं तुम ऐसा नहीं जा सकती हो, और वो रोने लगता है। वो कहता है प्लीज जल्दी ठीक हो जाओ, और अपनी यामसी की हालत बहुत ज्यादा ही बुरी थी इस जगह पर। और अभी दिखाया जाता है अपने प्यारे से यहाँ पे छोटे से रायल की ओर जो कि ऐसा ही उस तहखाने में भाग रहा था जहाँ पर कि अपनी यामसी उस गेट के अंदर गई थी, तो ये ऐसे छुपा हुआ था एक पिलर के पीछे। और जरा देखो राइटर ने गांजा कितना ज्यादा फूका है क्योंकि इस पिलर की भी शैडो है, तो शायद अपने राइटर कुछ ज्यादा ही फूकता है। अहम से कहती है वेल राइटर को छोड़ो और आखिर यंग मास्टर कहाँ पर है, हमें शायद इस गेट के अंदर जाना चाहिए। और वो उस गेट के अंदर घुस जाती है ऑटोमेटिक ही। ये कहता है अरे नहीं क्या तुम ठीक हो, और इसके पीछे जाता है गेट को खोलने की ट्राई करता है, पर क्योंकि तुम जानते हो मैजिक था उसके ऊपर तो ये खोल भी नहीं पाता है और ये पीछे गिर जाता है। वो कहता है अरे नहीं मुझे ऐसा लगता है किसी बड़े का सहारा लेना पड़ेगा, उससे मदद लेनी पड़ेगी, तो बस तुम मेरा इंतजार करना, मैं जल्द ही वापस आऊंगा और बस तुम बच जाओगी। अपना रायल जाता है लेकिन कभी आता नहीं है क्योंकि उसके फादर आते हैं जो कि कहते हैं कि उसके अंदर काफी ज्यादा पावरफुल प्रिजर्वेशन मैजिक है जो कि उसे बचा करेगा, तो उसकी चिंता मत करो। और ऐसे समय में यहाँ पर काफी ज्यादा मॉन्स्टर वगैरह आ चुके हैं, तो ये अच्छा रहेगा कि वो उसके अंदर रहे और उन राजों को जाने जो कि उसके अंदर छुपे हुए हैं, अपने प्यारे से फादर के राज भी जो कि काफी ज्यादा नोटी थे अपने बचपन में। तो वो कहते हैं बस वो अंदर रहेगी और आराम से सेफ रहेगी, और हाँ उसे प्रोटेक्ट करना क्योंकि वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसलिए अलविदा मेरे बच्चे। उसके बाद में वो चले जाते हैं लड़ाई करने के लिए, और अपना रायल ऐसा ही यहाँ पे समय बिताता है। 9 साल बीत जाते हैं और 3 साल का समय और लगेगा अपनी एम से को बाहर आने में, तो ये ऐसे ही फाइट कर रहा था और सामने खड़ा हुआ कहता है काफी समय बीत चुका है और ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे इंतजार करता ही रह जाऊंगा। और क्या फादर की बात सच में सही थी, मॉन्स्टर से बचने के लिए मैं नीचे आ गया उसके, और नीचे एक इंसान था जिसका नाम था बार्डर। आपने रायल बताता है बार्डर के बारे में कि इसने अकेले ही पूरा जो रॉयल पैलेस है वहां तक का रास्ता साफ कर दिया था, और उसके बाद में अपने यहाँ पे जो बच्चे और यहाँ पे इसकी वाइफ थी उसकी कुछ यहाँ पे जो अस्थियां वगैरह रह गई थी तो उनको लेने ये गया था। लेकिन जरा देखो इसकी हालत कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है, और मैं इस जगह पे लाचार हूँ, मजबूर हूँ। मेरे पास में कोई भी ऐसा हीलिंग मैजिक है ही नहीं जो कि इसकी जो एनर्जी वाली जो पावर है उसको खत्म कर पाए, और जो डार्क एनर्जी इसके अंदर घुस चुकी है ऐसा लगता है कि ये भी उसी की तरह है, और इसके अंदर इसके दिल के अंदर कोई गहरा राज छुपा हुआ है जो कि इसको दर्द देता है बहुत ज्यादा ही। तो ये कहता है ये दर्द वापस से आ रहा है, और ऐसा लगता है कि वो जो बातें थी इसके फादर की वो अब इसके भेजे में उतर रही हैं। उन्होंने कहा तो था कि वो उसके अंदर सेफ रहेगी, पर हो सकता है कि वो हमेशा हमेशा के लिए डिसअपेयर हो चुकी है। तो ये दुख इसके एकदम सामने आता है, और इसके सामने वो जो बार्डर होता है वो उसको डिटेक्ट कर लेता है और कहता है तुम उस परेशानी को एक बस नाम दे दो ताकि वो चली जाए। तुम्हें उसे नाम देना पड़ेगा जो कि तुम्हारी यादों में ऐसे फंस चुकी है, जैसे कि तुम्हें एक कांटा लगा हो, तो उसको बस एक नाम दो और उसे जाने दो। लेकिन बार्डर ही चला जाता है, अपनी आम से तो नहीं जाती, और रायल ने बहुत ज्यादा उन लोगों को गालियां दी जिसने कि इसको हीलिंग मैजिक नहीं सिखाया था ताकि ये उसे बचा पाए। तो अपना रायल बहुत ज्यादा अपने आप को भी कोसता रहा, उनको भी गालियां देता रहा, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं हुआ और अपना रायल और भी ज्यादा अंदर चला गया। लेकिन हाँ उस गेट के बाहर ही था। तो अपना रायल कहता है काफी समय हो चुका है और मैं आशा करता हूँ जब वो बाहर आए तो मेरे से मिले, मेरी अस्थियों से मिले जो शायद अभी यहाँ पे जिंदा है लेकिन वो यहाँ पे खत्म हो जाएंगी। तो सारी सारी चीजें अब इस प्रकार से खत्म होने वाली हैं, शायद मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता हूँ, बस इंतजार के अलावा। तुझे इंतजार करता है और कहता है शायद अब मुझे समझ में आ चुका है कि अब मैं उस इमोशन को क्या नाम दूं, लेकिन फिर भी ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कि मैं नाम देकर यहाँ पे भगा दूं, वो कभी जाने वाला है नहीं। और अपने एमसी के माइंड में दिखाया है, वो कहता है क्या चल रहा है, क्या मैं मारी आ चुकी हूँ और क्या अब मैं वापस से यहाँ पे किसी और नॉवल में जाने वाली हूँ, यहाँ पे छोटा बच्चा बन के मैं वापस से जीने वाली हूँ। हो सकता है कि ये डबल रीइंकार्नेशन नॉवल हो। तो अपनी एमसी अपनी आपकी आंखें खोलती है और कहती है मैं कहाँ पहुंच चुकी हूँ। वो कहती है ओह माय गॉड ये तो कमाल की जगह है, और इसके सामने 2 लोग होते हैं जिनका नाम तुम पढ़ सकते हो, बहुत ही घटिया नाम है, तो हम इसको यहाँ पे पतला अंकल और मोटा अंकल कहेंगे। तो मोटे अंकल कहते हैं ओह माय गॉड लेडी जाग चुकी है, लेडी आस्टर जाग चुकी है, जल्दी से जाओ और महाराज को खबर करो। तो ये मोटू पतलू भागते हैं, अहम से कहते क्या चल रहा है जगह पर, और वो ऐसा शौक हो रहा था जैसे कि उन्होंने चमत्कार देख लिया हो। अहम से कहते क्या हुआ है इन्हें, और मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ ऑलरेडी ही, और इनकी नाटक तो देखो क्या ही यहाँ पे कॉमेडी चल रही है। वो ऐसे भागते हैं, उसके बाद वो वापस आते हैं और अपनी एमसी को वापस से हील करने लगते हैं। ऐसा लगता है कि ये दोनों के दोनों हीलर हैं, और अपनी एमसी कहते हैं वाह ये तो कमाल का हीलिंग मैजिक है और मैं काफी जल्दी ठीक हो जाऊंगी। तो वो ऐसा ठीक करते हुए कहते हैं ये तो चमत्कार है कि ये जिंदा बच चुकी है। तभी इनके पीछे से कोई इंसान आता है और ये दोनों कहते हैं महाराज तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल कीजिए। वो
वो कहता है नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे तोहफों के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मुझे ये बताओ कि क्या ये किसी मानवा की मेन कैरेक्टर है जो कि रीइंकार्नेशन लेकर वापस से जिंदा हो चुकी है। वो कहते हैं महाराज गांजा फूकना बंद कीजिए, ये आपके गांजे का असर है। तो अपना महाराज कहता है गांजा तो राइटर ने फूका है, और अपनी एम से सोचती है क्या ये कोई महाराज है, मुझे इसे ग्रीट करना पड़ेगा। एम से कहती है महाराज तुझसे ग्रेट हो, और अपना तोहफा दिखाने वाली होती है, पर तभी वो कहता है नहीं नहीं ये 18 प्लस हो जाएगा, इसे मत देखा और आराम से शांत रहो, क्योंकि तुम एक पेशेंट हो, इसलिए पेशेंस रखो, और तुम्हारा पेशेंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस जगह पर। एमसी कहती है बट, वो कहता है बट का क्या मतलब है, तो एमसी कहती है बट आखिर मेरे यंग मास्टर है कहाँ पर। तो वो कहते हैं क्या तुम सोलबरी के बारे में बातें कर रही हो, तुम्हारा यंग मास्टर मेरा यहाँ पे भतीजा है और मैं उसका चच्चा ईरोस हूँ। एमसी कहती है क्या ईरोस, और उसको याद आता है ये वही उसका छोटा चच्चा है जो कि उसको बचाने के लिए नहीं आया था इतनी ज्यादा हार्ड सिचुएशन में भी। एमसी कहते हैं काफी ज्यादा दोगला और मतलबी इंसान था वो, तो अपना प्रिंस बताता है दरअसल ये कोई मतलबी इंसान नहीं था, बल्कि इसने वॉर में काफी ज्यादा लोगों की जान बचाई है, जैसे कि मेरे फादर, उनकी जान बचाते बचाते इसकी हालत खराब हो गई थी, और जब इसे पता चला कि जो इनका यंग मास्टर है वो यहाँ पे आ रहा है, तो उसको बचाने के लिए फौरन ही चला गया, और उसे बचाने की इसने बहुत ज्यादा कोशिश की। इसने यहाँ पे ठान लिया था कि अगर उसकी राख भी मिल जाए तो वो भी काफी रहेगी, बस उसे बचाना है। लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि हमें उसकी राख नहीं मिली। तो अपने एम से कहते क्या मतलब है तुम्हारा, तो वो दोनों कहते हैं महाराज बकवास करना बंद कीजिए, आखिर किस प्रकार की बातें कर रहे हैं आप। और वो दोनों बता दे दरअसल तुम्हारे यंग मास्टर एकदम सेफ है। तो ये कहता है हाँ हाँ वो भी सेफ है और तुम भी सेफ हो, तो इसलिए बस आराम करो। एमसी कहते हैं यस यस योर मैस्टी, और प्लीज गांजा फूकना कम कीजिए। उसके बाद वो अपनी एमसी बताते कि ये दोनों गुफाएं यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी है, और इन्होंने ये गुफाएं काफी ज्यादा मेहनत से बनाई है, और ये उसी टाइप से बनाई है जैसा कि मैजिक फ्लो करता है। एमसी बता दी जब ये लोग बना रहे थे तब काफी सारे मॉन्स्टर आए थे इन्हें रोकने के लिए, लेकिन इन्होंने सभी का खात्मा कर डाला था, और इसी वजह से बहुत ही कम मॉन्स्टर थे इस ऊपरी वाली जगह पर यहाँ पे जैसे फोर्थ वेव आई बहुत सारे मॉन्स्टर आ गए, और इनके चक्कर में इन्हें डबल परेशानी हुई हमें बचाने में। लेकिन अपनी एमसी बच चुकी है, यंग मास्टर भी बच चुके हैं, और एमसी कहती है काफी ज्यादा कमाल की चीजें हो चुकी है, और फाइनली एक अच्छी जगह जहाँ पर कि मैं रह सकती हूँ, और काफी ज्यादा पीस है, नए कपड़े मुझे तो काफी ज्यादा कमाल लग रहे हैं, और इनके अंदर खुशबू आय हाय हाय, मुझे इन्हें रोज रोज धोना चाहिए ताकि इनकी खुशबू ऐसे ही बरकरार रहे। पर तभी कुछ आवाज आती है, एमसी कहती है क्या ये वो है, और तभी अपना पीकू महाराज आता है और कहता है क्या चल रहा है यहाँ पर। हमसे कहती पीपर भाई तुम आ चुके हो और कितने ज्यादा सुंदर लग रहे हो तुम। वो कहता है यस माय मिस, और बहुत ज्यादा खुशी खुशी का मूवमेंट चल रहा था। तभी यहाँ पे कोई और आता है, हमसे कहती हो तुम, और ये होता है राहुल जो कि कहता है तुम ठीक हो। उन्होंने कहा कि ये काफी ज्यादा एकदम चमत्कार जैसा था, पर तुम ठीक हो। हमसे कहती हाँ ये चमत्कार जैसा ही था। उसके बाद में उससे गले लग जाता है, और कुछ ज्यादा ही लवली लवली मूवमेंट था। मेरा मूड तो नहीं है वैसे इसे एक्सप्लेन करने का, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। हमसे कहती है तुम्हारे बिना मेरा दिल एकदम तड़पे जा रहा था, और राहुल कहता है तुम्हारे अंदर का जो दिल है ना उसके अंदर मैं रहता हूँ, और मेरे दिल के अंदर तुम रहती हो, इसलिए हम दोनों के दिल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और कभी भी इसे अलग मत करना वरना फिर मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। और अपनी एमसी कह रही सच में क्या, तुम तो काफी ज्यादा अच्छे शायर हो। और अपनी एमसी बताती कि अगर इसके अंकल इस प्रकार से बिहेव क्यों कर रहे थे जैसे कि अपनी एमसी कोई अजूबा हो, तो वो लोग बताते हैं कि दरअसल अपनी एमसी एक कॉमनर है, और कॉमनर इस प्रकार की चीजें कर ले वो काफी ज्यादा कमाल की चीज होती है, इसलिए वो उसे कैसे प्रोनाउंस करे, कैसे उसका यहाँ पे सम्मान करे, उसमें यहाँ पे इनको दिक्कत आ रही थी। एमसी कहती है अच्छा तो ये सारा मामला हाई सोसाइटी का है, और ऐसा लगता है कोई भी कॉमनर जिंदा बचा ही नहीं है, जो कि ये लोग यहाँ पे हम ही को इस प्रकार से ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि हम लोग कोई खजाना हो या फिर सोना हो। तो वो कहता है वेल हो सकता है, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा समय बीत चुका है, तो हम लोग ऐसे यहाँ पे किसी के ऊपर इंजाम तो नहीं लगा सकते। और अपनी एमसी कहती है जरा देखो तो बात भी कौन कर रहा है, सोल वाली फैमिली का यंग मास्टर जो कि खुद यहाँ पे इतनी बड़ी वाली लिनेज से आता है, और ये खुद ऐसी बातें कर रहा है जैसे कि ये यहाँ पे लक के चक्कर में बच चुका है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि इसको बचा है इसके लोगों ने यहाँ पे अपना सेक्रीफाइस दे देकर। और वो कहता है वेल काफी समय बीत चुका है तो हम लोग इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी अब हमें यहीं पे रहना पड़ेगा, और ये काफी ज्यादा सेफ जगह है, लेकिन फिर भी फोर्थ वेव के चलते हम लोग यहाँ पे ज्यादा देर के लिए नहीं रख सकते हैं। और अपनी एमसी कहती हाँ ये तो काफी ज्यादा अजीब बात है कि यहाँ पे इतने सारे मॉन्स्टर हैं कि यहाँ पे हम लोग नहीं रह पाएंगे ज्यादा देर तक, इसलिए अब हमें निकलना पड़ेगा। और जरा देखो तो मेरा यंग मास्टर कितना ज्यादा एकदम यहाँ पे मैच्योर हो चुका है, ऐसा लगता है कि इसकी शादी हो जानी चाहिए। तभी कोई आता है डोर पर, और अपनी एमसी कहती है हाँ हाँ अंदर आ जाओ। वो कहती है मैं आपके लिए एक मैसेज लेके आई हूँ, और मैसेज होता है महाराज की ओर से। एमसी कहती है आखिर ये मैसेज वापस से क्यों आ गया है। वो कहता है क्या चल रहा है तुम्हें। तो अपनी एमसी कहती है जो महाराज है ना वो मेरे को 4 बार लेटर भेज चुके हैं दिन में, और लेटर के अंदर लिखा होता है कि तुम्हें यहाँ पे आना पड़ेगा मुझसे मिलने के लिए। ये कहता है क्या चल रहा है यहाँ पर, और ऐसा लगता है कि ये मेरी गलती है, मैंने कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर तुम्हारे बारे में बता दिया था ताकि वो तुम्हारी जान को ज्यादा प्रायोरिटी दे ताकि तुम बच जाओ। एमसी कहते क्या सच में, और अगर
तुमने कैसी-कैसी बातें बताई थी, तो वो कहता है तुम काफ़ी ज़्यादा बड़ी-बड़ी चीज़ें कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे तुम्हारे अंदर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मैजिक छुपे हुए हैं, तुम बहुत ज़्यादा जानकार हो, तुम बाबा जी की बूटी बना सकते हो वगैरह, वगैरह, वगैरह। हमसे कहते क्या, क्या, क्या? वो कहता है जी हाँ, और तुम जो सोल वाली मैजिक है उसकी मास्टर हो। हमसे कहते क्या ये कब हुआ? तो वो कहता है सच में तुम जीनियस हो जीनियस, और तुम्हें पता नहीं है लेकिन तुम उल्लू की पट्टी, तुम जीनियस हो जीनियस। हमसे कहती है आखिर ये मेरी बेइज्जती कर रहा है या मेरी तारीफ कर रहा है? तो वो कहता है मैं तुम्हारी दोनों कर रहा हूँ। आई मीन मैं तीसरी भी करना चाहता हूँ लेकिन वो मेरे को मौका नहीं मिल रहा है ना। तो अपनी हमसे कहती गंदी बात है नहीं, लेकिन मेरे को ये बताओ आखिर इस लेटर का मुझे करना क्या चाहिए? तो वो कहता है जाओ और उनसे मिल के आओ। हमसे कहती हाँ, उन्होंने मेरी जान बचाई है तो मुझे उनसे मिलना चाहिए ताकि मैं उन्हें थैंक यू बोल पाऊँ, और उन्होंने सच में बहुत ज़्यादा जानें गंवाई होंगी मेरे को बचाने के लिए, क्योंकि ये लोग तो जाएँगे नहीं, जाएँगे छोटे-मोटे नाइट जो कि यहाँ पे कुर्बान हो जाएँगे अपने आप से वो बचाते-बचाते। हमसे कहती अब मुझे उसे थैंक यू बोलना चाहिए महाराज को। और अभी दिखाया था एक बड़े से हॉल में जो कि 4th फ्लोर में था, यानी सबसे नीचे, ताकि ये यंग मास्टर बचा रहे। और अपनी एमसी कहती है माय लॉर्ड तुझसे ग्रेट हो, तोहफा कबूल कीजिए। वो कहता नहीं मुझे तुम्हारा तोहफा नहीं देखना है, बस मुझे बताओ कि क्या तुम सच में जो सोलवर यंग मास्टर है उनकी सर्वेंट हो, और आखिर तुम उन्हें किस टाइप से सर्व करते हो? एमसी कहती हाँ मैं उनकी सर्वेंट हूँ। और ये बता दे तुम उनकी किस टाइप की सर्वेंट हो, क्या तुम उनकी कमांडर हो, क्या तुम उनकी असिस्टेंट हो? एमसी कहती है अगर मैं किस तरीके से बताऊं, क्योंकि मैंने अगर बताऊंगी कि मैं उसकी नानी हूँ तो ये लोग बोलेंगे कि तुम्हारी जो एज है ना उससे भी कम है, यानी वो तुम्हारा नैनी होना चाहिए था। एमसी कहती नहीं, मैं उन्हें इस बारे में भी नहीं बता सकती हूँ कि मैं किसी सीक्रेट होल में यहाँ पे 12 साल तक जिंदा रही और उसके अंदर काफी ज्यादा कमाल कमाल का मैजिक था, क्योंकि मेरे को यंग मास्टर ने मना किया है उनके सीक्रेट के बारे में बताने के लिए। तो अपनी एमसी कहती आखिर मैं इसे कैसे बताऊं, और अगर मैंने इसे बता दिया तो हर महाराज की तरह ये भी यहाँ पे अमर होने के बारे में सोचेगा उस होल के अंदर घुसने के बाद में। और जरा देखो तो ये बिल्कुल उसी की तरह लग रहा है। एमसी कहती है तो अब मुझे यहाँ पे क्या कहना चाहिए? वो कहते हैं बस मैं एक छोटी सी सर्वेंट हूँ जिसको कि किसी के बारे में पता नहीं है और जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं है, इसलिए वो जिंदा रह गई। वो कहता है ओ आखिर तुम जिंदा कैसे रह गई, जरा डिटेल में तो बताओ। तो वो कहते हैं कि दरअसल मैं यहाँ पे एक छोटी सी मेट थी, तो बस मैं यहाँ पे एक कोने में रही और कोने में जिंदा रह गई क्योंकि वहाँ पे एक सीक्रेट प्रिजर्वेशन मैजिक था। वो कहता है क्या क्या क्या? एमसी कहती है ये बीच में क्यों बोल रहा है, बहुत ज्यादा बोलता है। इसलिए अपनी एमसी कहती है दरअसल उसके अंदर एक प्रिजर्वेशन मैजिक था जिससे कि मैं जिंदा बच गई, और वो प्रिजर्वेशन मैजिक काफी ज्यादा कमाल का था, ऑटोमेटिक ब्रेड और यहाँ पे पानी देता था मेरे को, यहाँ पर सैंडविच। तो ये कहता है ओह ये तो कमाल की बात है, लेकिन आखिर तुम छोटी बच्ची हो गई भी एक मेड कैसे बन गई? खैर ये सवाल जाए तेल लेने के लिए। और अभी मुझे एक बात बताओ कि जो भी तुम्हारा मैजिक है क्या वो सच में तुम ही बनाती हो, और क्या जो तुमने मैजिक का यूज किया था पहले भी क्या वो तुम्हारा ही था? हमसे कहती हाँ वो मेरा ही था, वो डिटेक्शन मैजिक मेरा ही था। तो उसे एक पेन देते हैं और कहते हैं तो फिर अभी के अभी बनाओ उसको, और इस बार जो दिशा होगी ना वो नॉर्थ साइड में एक माउंटेन है तो उसकी साइड में रखना। हमसे कहती आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, क्या मेरे को यहाँ पे पागल समझते हैं? तो वो कहता है बस बनाओ, और अपनी एमसी जैसी बना रही होती है ये तीनों अपना मुंह फाड़ लेते हैं और पूरे के पूरे मुंह फाड़ के अपनी एमसी को देख रहे होते हैं। एमसी ऐसा कलाकारी दिखा रही होती है जैसे कि आप अपनी यहाँ पे खाली पेंटिंग पे दिखाते हैं। तो अपनी एमसी बना जा रही थी और लोग बोलते हैं ओह माय गॉड क्या ही कमाल का मैजिक है। तब एक मिनिस्टर कहता है ये तो काफी ज्यादा कमाल का है और ये बहुत ज्यादा अलग है, ये एक के ऊपर एक बना जा रही है जैसा कि यहाँ पे नॉर्मल लोग बनाते नहीं है, और ये तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है, क्या ये तुम्हारा मैजिक है? तब इस साइड में एक और इंसान था जो कि कहता है नहीं ये मेरा यहाँ पे सिखाया हुआ मैजिक नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसने मेरी किताबें पढ़कर ये बनाया है। और एमसी भी उस इंसान के बारे में देखती है और कहती है क्या ये तो वही इंसान है जिसके की मैंने किताबें पढ़ी थी और इसका नाम तुम पढ़ सकते हो जो कि बकवास है, तो हम इसे बस दुबला पतला इंसान बोलेंगे। तो वो दुबला पतला इंसान जो कि 40 साल का है अभी भी, वो कहता है आखिर यहाँ पे ये तो कमाल की चीज है। एमसी रुक जाती है तो वो कहते हैं कंटिन्यू करो, तुम बनाते रहो अपना मैजिक करते रहो। और वो कहते हैं सच में तुम कमाल की हो और ये मैजिक तुमने बनाया है बहुत ज्यादा कमाल की चीज है, इसलिए अब मैं तुम्हें एक कमाल का टाइटल देना चाहता हूँ। और क्या तुम सच में यहाँ पे मेड हो उस सोलबरी फैमिली के अंदर? वो कहती हाँ हाँ मैं एक मेड हूँ। वो कहता है ठीक है फिर अब मैं तुम्हें एक नया सा नाम दूंगा, क्योंकि जो तुम्हारा आस्टर सरनेम है वो अच्छा नहीं लगता तुम्हारे ऊपर, तो तुम्हें यहाँ पे किस टाइप का सरनेम चाहिए? एमसी कहती पहले मैंने कभी सोचा नहीं, और अपनी एमसी गलती से अपना रियल वाला सरनेम बताने वाली थी पर वो रुक जाती है। तो वो कहता है मैं तुम्हें एक बढ़िया सा सरनेम दूंगा जो कि बहुत ज्यादा कमाल का सरनेम है, जिसका कि यहाँ पे नाम है कोलेस्टियम, जो कि यहाँ पे बताता है कि तुम एक गिरी हुई लुढ़कती हुई फ्लावर हो। एमसी कहती क्या लुढ़कती हुई फ्लावर, और ये किस टाइप का सरनेम है? क्या मैंने गांजा फूका था या फिर ये महाराज सच में गांजा फूकता है जो कि इस टाइप का सरनेम मेरे को दे रहा है? मैंने इसके टाइटल मिल चुका था, वो था कोलेस्टियम, जिसका मतलब होता है लुढ़कता हुआ फ्लावर। और तभी महाराज आते हुए कहते हैं तुमने हमारे एम्पायर को बहुत ही ज्यादा बड़ा वाला दिया है योगदान, इसलिए मैं तुम्हें नाम दे रहा हूँ कोलेस्टियम। और बड़ी खुश हो जाती है एमसी, लेकिन कंफ्यूज भी कि आखिर मेरी किस्मत इतनी ज्यादा बदल कैसे सकती है, मैं इतनी ज्यादा लकी कैसे हो सकती हूँ। तभी एक महान चटुकार चाटने आ जाता है और कहता है महाराज तुझसे ग्रेट हो, तुझसे महान हो, तुझसे हमारे एम्पायर की शान हो, और आपने जो नाम दिया है लुढ़कता हुआ फ्लावर, क्या ये
आपकी सोच है, आप सच में बहुत ही ज़्यादा महान और उच्च विचारों वाले हो। वो कहता है ठीक है, तारीफ़ बहुत ज़्यादा हो गई। और जब हमसे को पता चलता है कि इसका मतलब होता है लुढ़कता हुआ फ्लावर, तो वह हमसे बड़ी गुस्सा में आती है और कहती है क्या ये मेरे को लुढ़कता हुआ बताना चाहता है? और क्या मैं अभी यहाँ पे लुढ़क रही हूँ उसके सामने? ये बहुत ज़्यादा गलत बात है, मैं उसे छोड़ूँगी नहीं। तो महाराज कहते हैं ठीक है, मेरी तारीफ़ बाद में करना, अब आराम से लुढ़कते हुए बनाओ इस ड्राइंग को। ऐमसी लग जाती है वापस से उस स्पेल को बनाने में। ऐमसी बड़ी गुस्से में होती है लेकिन बना रही होती है बेचारी मजबूरी में। तभी वो प्रोफेसर कहता है ओह माय गॉड! क्या इसने ड्राइंग बनाई है? ये सच में कमाल के यहाँ पे आर्ट है और इसने जो यहाँ पे स्पेल बनाया है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इससे हम एक होलोग्राम भी बना सकते हैं और ये तो सच में कमाल की चीज़ है। सच में मिस कोलिस्टियम बहुत ज़्यादा कमाल के है। जैसे मानो कोई वॉर कमांडर बना रहा हो अपने बैटलफील्ड में। और हाँ, हम कोलिस्टियम को बहुत ज़्यादा यहाँ पे तारीफ़ करना चाहते हैं इसके लिए और उनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा बधाई देना चाहते हैं। क्या ही महान कोलिस्टियम है। हमसे कहती है बार-बार मेरा नाम खराब कर रहा है और क्या ये कहना चाहता है कि मैं लुढ़कने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ। बहुत ही घटिया चीज़ है ये तो। तभी महाराज आते हैं और कहते हैं ठीक है फिर बताओ मुझे इसके बारे में कि आखिर क्या चल रहा है इसके ऊपर। तो वो बताता है इसके ऊपर काफ़ी कमाल के ये चालू है। जैसे कि वो जो पहाड़ है नॉर्दर्न साइड में वहाँ पे बहुत ही कम मॉन्स्टर है और ज़मीन के नीचे बहुत सारी गुफाएँ बनी हुई हैं, यानी वहाँ पे लोग तो हैं और ऐसा लगता है कि उनमें कई सारे नाइट्स भी हैं। ये कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या? अगर वो लोग जिंदा हैं तो हमें उन्हें बचाना पड़ेगा। तो फिर लॉर्ड मुफाला जल्दी आइए और फटाफट से बहुत सारे नाइट को तैयार कीजिए वहाँ पे जाने के लिए। आपको यहाँ पे उनकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, समझ गए क्या? वो कहता है ठीक है, लेकिन बड़ा घबरा रहा होता है। और हाँ, एक और काम करो, तुम जो भी रिसर्च कर रहे हो, जो भी मतलब तुम्हें फ़ायदा हो रहा है, उसके बारे में लेडी कोलिस्टियम को भी बताओ क्योंकि वो भी यहाँ पे इसके बारे में जानना चाहेंगी। और मिस्टर आप भी बताइए। और ये कहता ठीक है, लेकिन माय लॉर्ड मैं आपसे चाहता हूँ कि आप ये लेडी कोलिस्टियम मुझे दे दें, मैं उनको बहुत ज़्यादा ऊपर पहुँचा दूँगा। महाराज कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, तुम इन्हें ऊपर रखना चाहते हो, बिल्कुल नहीं, ये नहीं चलेगा। उन्हें अभी ऊपर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो मेरे नीचे रहेंगी ना कि तुम्हारे नीचे। और हाँ, तुम मेरे को यहाँ पे सारी इन्फो ला के देखो रोज़ के रोज़। ये कहता है लेकिन रोज़ आपको इन्फो कैसे ला के दे सकता हूँ, मुझे खुद ही नहीं मिलेगी। वो कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और हाँ, तुम जो मिस कोलिस्टियम है उनके बारे में जो पेपर वर्क है वो तुम संभालोगे और उन्हें बढ़िया से यहाँ पे एक बैरन बनाने की ज़िम्मेदारी तुम्हारी है। उनको सारा इन्फो तुम बताओगे। और हाँ, तुम नालायक हो, अच्छे से काम करो, यहाँ मेरी बातें क्या सुन रहे हो? और ऐसा लगता है कि तुम्हें काम करने का मूड ही नहीं है। क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा काम लेडी कोलिस्टियम करे? तुम चारों बहुत ज़्यादा नालायक और कामचोर हो चुके हो। ज़रा देखो अपने मुँह को, ऐसा लगता है कि खा कर गुब्बारा हो चुके हो तुम चारों और बेशर्मों की तरह बस मेरे सामने खड़े-खड़े बकवास कर रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती एक लेडी से काम करवाने में? जाओ डूब मरो। और बहुत ज़्यादा सुनाते हैं महाराज उनको। और एक और बात, जो रायल है वो यहाँ पे नाइट्स को जॉइन नहीं करने वाला है। क्या वो कब जॉइन करेगा? क्या उसने रिफ्यूज़ कर दिया है? हमसे शॉक हो जाती है और कहती है क्या वो भी नाइट्स को जॉइन करने के बारे में सोच रहा है क्या? ऐसा लगता है कुछ अलग ही होने वाला है। वेल वो जॉइन नहीं करने वाला है, उसने मना कर दिया है। तो यहाँ पे अपने कमांडर मुफाला कहता है वेल उसने मना कर दिया है 2 बार और वो कह रहा है कि वो जॉइन तो नहीं करेगा लेकिन हाँ, फिर भी उनके साथ में इंस्ट्रक्शन पे जाएगा। वो कहता है ये तो अजीब बात है, लेकिन अब तुम दफ़ा हो जाओ, यहाँ पे क्या कर रहे हो? और उन चारों को भगा देता है। बेचारे चारों के चारों सैड हो जाते हैं और कहते हैं छे! बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से कहते हैं। उसके बाद में हमारे अंकल जी कहते हैं कि ये तो बकवास चल रही है। एहन से कहती सही बात है। ऐसा लगता है कि हमारे महाराज पगला चुके हैं। ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा बड़े वाले गंजेड़ी हैं ये तो। तो वो कहते हैं तुम्हें कुछ बढ़िया सी पार्टी तो देनी चाहिए क्योंकि तुम इस जगह पर आ चुके हो। इसी खुशी में, आने की खुशी में ही कुछ पार्टी दे दो ताकि हमारा मनोरंजन हो जाए। और वो दोनों भी इसका सपोर्ट करते हैं और कहते हैं ऑफ कोर्स तुम्हें पार्टी देनी चाहिए। और हाँ, दारू बिल्कुल भी मत भूलना, दारू एकदम मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अपनी एम से कहती नहीं दारू नहीं, और ना ही मैं पीती हूँ, ना ही मेरे यंग मास्टर, तो क्या ज़रूरत है? वो कहता है कैसा ज़रूरत नहीं है, दारू के बिना कोई पार्टी होती है क्या? और तुम्हें पक्के से ही अरेंज करवाना पड़ेगा आज के आज ही, वरना फिर पार्टी के बिना तो मज़ा ही नहीं आता है काम करने में। हमसे कहती नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारे यंग मास्टर दारू नहीं पीते हैं और ना ही वो पी सकते हैं, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। और कहते नैनी बन जाती है। तो ये दूसरे कहते हैं वेल अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, तुम्हें इसके बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। और हाँ, उसको दारू पिलाने के बारे में जो तुम बोल रही हो, तो दूसरा अंकल उठता है और कहता है वेल इसके बारे में अगर मैं कहूँ तो उसको यहाँ पे अडल्ट के साथ में भेजना चाहिए दारू पीने के लिए, और हम उसे दारू पीना सिखा देंगे। कभी तो उसे सीखना ही पड़ेगा क्योंकि दारू कोई यहाँ पे नॉर्मल चीज़ नहीं है, एकदम देसी दारू पिलाएंगे उसको। और तीसरे अंकल भी उठते हुए कहते हैं हाँ सही बात है, और देसी दारू के साथ में चखना मैं दूंगा। हमसे कहते हैं क्या ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, क्या उन्होंने यहाँ पे नशा कर लिया है? उसके बाद में तीसरे अंकल उठते हैं और कहते हैं बेटा उठ जाओ, तुम यहाँ पे ग्राउंड पे अच्छी नहीं लग रही हो, ग्राउंड बहुत ज़्यादा ठंडा है। हमसे कहते
कहती थैंक यू और अपने मन के अंदर कहती है शायद ये अंकल बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं, वो तीनों के तीनों बहुत बेकार और एक नंबर के नशेड़ी गंजेड़ी हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तभी वो कहते हैं और हाँ, एक काम करना तुम यहाँ पे मेरे को एक पैन कार्ड, आधार कार्ड, अपना जाति प्रमाण पत्र, अपना यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र और भी बाकी सारे डॉक्यूमेंट जैसे कि यहाँ पे डिजी लॉकर सब कुछ मेरे को दे देना। उसके बाद में मैं तुम्हें बैरॉन बना दूँगा और अच्छे से तुम्हारा पेपर वर्क कर डालूँगा और हाँ, अपने फादर के, अपने मदर के, उनके फादर मदर के भी डॉक्यूमेंट मेरे को दे देना। ऐसे कहती ये क्या बकवास है और बिल्कुल भी नहीं। तो वो कहता है ठीक है, मैं चलता हूँ। अगर तुम मना कर रही हो तो वो भी निकल जाते हैं, सारे के सारे निकल जाते हैं और अपनी एमसी घर पे आ जाती है। तभी वो कहते हैं ओहो कैसा रहा तुम्हारा दिन? और अपनी एमसी का तो दिन तो नहीं लेकिन वो रात काली हो जाती है। एमसी कहती घर भाड़ में जाए, अब मेरे को यहाँ पे कुछ करने को हो नहीं रहा है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। तो वो कहते हैं तुम्हारी मीटिंग कैसे गई? एमसी बताती है बहुत ज़्यादा बुरी गई, मैं एक बैरन बन चुकी हूँ, ऊपर से आज रात को पार्टी है वो भी मेरे बिना इच्छा के और हाँ, मुझे उसके लिए तैयार होना पड़ेगा तो उसके लिए मेरे को आराम करना पड़ेगा, इसलिए अब मेरे को जगाना मत। हो सकता है कि ये मेरी आखिरी नींद हो, उसके बाद मैं जागू ना। तो यहाँ पे उन लोगों को छोड़ना मत उन लोगों को। वो कहता है क्या किसको नहीं छोड़ना है? उसके बाद में ये उसको सुला देता है और आराम से अपनी एमसी सो रही होती है इस पिगी के साथ में। वेल इस पिगी को छोड़ो क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा काम का इंसान है। उसके बाद में दिखाता है आधी रात में एमसी कहती है जैसे मैंने सोचा था ये उससे भी ज़्यादा बुरा है और तभी कोई टेबल पे हाथ मारते हुए कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, मिस कोलिसियम हमारी टीम के अंदर आएंगी और वो बहुत ज़्यादा कमाल के हैं, इसलिए मैंने पहले उन्हें अपनी टीम में ले लिया है। तो दूसरा कहता है अजी मेरी कद्दू की टीम, तुम्हारी कोई टीम होती है? तुम्हारी शक्ल देख रहे हो, तुम्हारी टीम में वो बिल्कुल भी नहीं आने वाली है और मेरी टीम में आएंगी। और तीसरा कहता है बकवास बहुत ज़्यादा चल रही है, वो मेरे डिपार्टमेंट के अंदर आएंगी क्योंकि वो भी यहाँ पे मैजिक के ऊपर काम करती हैं और मेरा डिपार्टमेंट मैजिक के ऊपर ही बना हुआ है। और इधर दिखाया जाता है अपनी एमसी के सामने वाला अंकल उसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र सब मांग रहा होता है। एमसी कहती है अरे बस करो। और चौथा अपने राहुल से पूछता है क्या तुम ज्वाइन नहीं करने वाले हो? प्लीज हमारे नाइट ऑर्डर को ज्वाइन कर लो, हम तुम्हें यहाँ पे एक रसियन ला के देंगे रात को। वो कहते क्या होती है? एमसी इनसे पक जाती है और उसके कानों से खून निकल आता है। वो कहते सच में यहाँ पे बहुत ज्यादा बकवास चालू है। और राहुल जो कि पूरी तरीके से नशे में आ चुका था वो कहता है तुम पहले मेरे को यंग मास्टर बुलाती थी और मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ पे तुम मेरे को राहुल बुलाओ, मेरे नाम से बुलाओ, लेकिन तब तुमने नहीं बुलाया और अब जब तुम बहरन बन चुके हो तो मेरे को नाम से बुला रही हो, ये तो बहुत ज्यादा गलत बात है। हमसे कहते यंग मास्टर भी पगला चुके हैं, ऐसा लगता है कि इन पागलों के साथ है मेरा जीवन है यहाँ पे बर्बाद होने वाला है, मेरा भविष्य अंधेरे में रहेगा और इससे अच्छा रहेगा कि मैं अभी अभी अंधेरे में चली जाऊँ। और उससे कहती है एक एकदम देसी दारू लेके आओ, एकदम कड़क एल्कोहल के साथ में है, एकदम हाई लेवल एल्कोहल। वो कहता ठीक है बस ये लीजिए और उसके बाद अपनी एमसी ठल्ली हो जाती है। और दिखाया था 10 दिनों के बाद में एमसी की आंखें काली पड़ चुकी होती हैं और वो दारू पीने के चक्कर में नहीं बल्कि काम करने के चक्कर में, क्योंकि उसके सामने बहुत सारा काम पड़ा होता है। एमसी कहती ये क्या है आखिरकार, और ये तो एक सिटी बिल्ड वाला मैप है और आखिर उन्होंने ये बिना कंप्यूटर के मैप कैसे बना दिया? ऐसा लगता है कि उन्होंने बिना किसी इंस्ट्रक्शन के ये मैप बनाया है, जरा देखो तो ये आइडिया तो कमाल का है। तभी कोई आता है कॉपी लेते हुए और कहता है माय लेडी क्या आप ठीक है, क्या आपको कॉफी चाहिए? एमसी कहती नहीं, और क्या ये यहाँ पे अमेरिकानो है, मेरे को वही चाहिए, प्लीज मेरे को वो ला के दो। और एमसी यहाँ पे टल्ली हो जाती है, आयन बेहोश हो जाती है काम के चक्कर में, बेचारे को बहुत ज्यादा काम आ गया था। तभी राहुल आता है और कहता है लो क्या चल रहा है यहाँ पे? एमसी कहती नहीं चले जाओ यहाँ से, यहाँ मत आना, तुम जानते नहीं हो ये लोग बहुत ज्यादा खतरनाक है, नासा से भी खतरनाक है, इसलिए तुम जिंदा नहीं बच पाओगे, प्लीज चले जाओ यहाँ से, प्लीज मेरे को छोड़ के चले जाओ। राहुल कहता है क्या चल रहा है? उसके बाद में अपनी एमसी उसके साथ में वॉक कर रही होती है और वो कहती है चलो अच्छी बात है कि तुमने मेरे को बचा लिया उन यहाँ पे दरिंदों से जो कि मेरा खून चूस रहे थे। वो कहता है क्या चूस रहे थे? एमसी कहती कुछ नहीं, वेल वैसे तुम क्या कर रहे हो आजकल और आखिर हम लोग जा कहाँ रहे हैं? और वो अपना राहुल कहता है वैसे यहाँ पे तुम्हें ऐसा लगता है कि अपनी यहाँ पे हेल्थ का क्या लगना चाहिए और क्या तुम्हें यहाँ पे रोज की सनलाइट मिल रही है? एमसी कहती क्या मतलब है तुम्हारा सनलाइट का, यहाँ पे सनलाइट कहाँ से आएगी? तो वो कहता है सनलाइट वाला एक रूम है यहाँ पे और ये लोग आ जाते हैं, एक सुंदर से रूम है जो कि काफी ज्यादा बढ़िया होता है, यहाँ पे सच में सनलाइट आ रही होती है। एमसी कहती है ओ माय गॉड चमत्कार, यहाँ पे सनलाइट कैसे आ गई और ये तो कमाल का है और सच में मुझे इसके बारे में पता ही नहीं था। एमसी कहती है वैसे मेरे को पता तो चला था लेकिन मेरे को लगा भी है बस एक ये रूमर होगा और वहां से कोई जाता भी नहीं था उस अजीब अंकल के अलावा, तो सारे के सारे लोग बस वहीं पे रहते थे बेचारे, यहाँ पे 24 घंटे काम करते थे। और अभी अपनी एमसी कहती है कि मैं यहाँ पे 72 घंटों से लगातार काम कर रही थी, मुझे पता नहीं था कि इतना ज्यादा पास में कोई सनलाइट रूम भी होगा, मुझे इसके बारे में कुछ अंदाजा ही नहीं था। उसके बाद में ये आराम से उस बड़े से पेड़ के नीचे बैठ जाती
जाते हैं। और राहल कहता है मैं यहाँ पे अक्सर आता रहता हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा एन्जॉयबल प्लेस है और मेरे को मज़ा आता है। एमसी कहती क्या, और तुम यहाँ पे अक्सर आते रहते होगे, और आखिर हमारा पिगी कहाँ पर है? क्या होगा अगर किसी ने उसे खा लिया तो मेरा क्या होगा? मैं उसे यहाँ पे खाना चाहती हूँ, मेरे अलावा कोई और नहीं खा सकता है। तो वो कहता है तुम उसके बारे में चिंता मत करो, वो हमसे भी यहाँ पे ऊपर जा चुका है। एमसी कहती क्या वो ऊपर जा चुका है? आखिर तुमने मेरे को बताया क्यों नहीं? ये तो बहुत ज़्यादा बुरी बात है। राहल कहता है तुम गलत समझ रही हो, वो दरअसल द ग्रेट पिगी बन चुका है, जो कि अब एक बैरन से भी ऊपर जा चुका है, आई मीन ऊपर की पोस्ट पे आ चुका है। उसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई पे मिलता है, हम दोनों को यहाँ पे मिला के भी डबल। एमसी कहती क्या क्या, आखिर ऐसा कैसा हो सकता है? मेरा प्यारा सा मीट ऐसा कैसा बन सकता है? तो वो बताता है दरअसल ये जो पिगी है ना, ये यहाँ पे ऊपर जाता था, और तुम जैसे कि जानते हो ये लोग यहाँ पे इमरजेंसी में भागे होंगे नीचे, तो खजाना लेना भूल गए थे। तो वो पिगी जाता है दीवार के आर पार और खजाना लेके आता है इन लोगों के लिए, और वो बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है। उसके पोस्टर हर गली मोहल्ले चप्पे पर लग चुके हैं। एमसी कहती ये तो सच में कमाल की बात है। और तभी राहल कहता है ये लोग खाओगी क्या, और तुम्हारा क्या चल रहा है? वैसे तुम्हें भी यहाँ पे रोज रोज आराम से ब्रेक लेना चाहिए। एमसी कहती भाव पालक बर्ड का सैंडविच, आई मीन नॉन वेज। खैर अपनी एमसी आराम से उसे खाते हुए कहती है मेरा जीवन तो बहुत ज्यादा यहाँ पे हिला डोला चल रहा है, मेरे को पता भी नहीं चला जीवन का क्या हो रहा है। और वैसे तुम्हारे बारे में क्या है, क्या तुम यहाँ पे कुछ करने वाले हो? तो राहल कहता है नहीं, अभी तो मैं बस ट्रेनिंग कर रहा हूँ आसपास, और मैं सोच रहा हूँ कि इंस्पेक्शन पे जाऊँ मैं। एमसी कहती क्या है इंस्पेक्शन, आखिर इसे किस बारे में है? तो राहल बताता है वेल मैं अभी नहीं बताऊंगा, अभी ये अच्छा नहीं रहेगा कि मैं तुम्हें कुछ बताऊं, ये बाद में बताऊंगा मैं तुमको। एमसी कहती लेकिन ये कैसे बात है, और तुम मेरे को अभी क्यों नहीं बता रहे हो? तो राहल कहता है अभी ये चीजें हैं ना, मैं उन्हें ऐसा ही रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता रहा कि यहाँ पे क्या होने वाला है। एमसी कहती है कुछ तो गड़बड़ है। और कुछ समय बाद दिखाता है अपनी एमसी के ऑफिस में, यहाँ पर एमसी पूछ रही होती है अपनी ही कलीग से कि क्या तुम्हें रोज की डेली सनलाइट मिलती है 15 मिनट की? वो कहती नहीं मिलती। तो एमसी कहती है ये तो हमारे लेबर राइट्स का हनन है, उसकी हिम्मत कैसे हुई, और हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, हम लोग को यहाँ पे धरने पर बैठ जाना चाहिए। वो कहती है क्या बकवास है, और तुम्हें साथ पता नहीं है जितना तुम सनलाइट लोगी उतना ही ज्यादा तुम्हें काम करना पड़ेगा। हमसे कहते क्या, और ये था काम करना पड़ेगा, यानी आज रात का मेरा पूरा काम यहाँ पे और भी डबल हो जाएगा, और ऐसा लगता है कि मैं किसी नरक में आ चुकी हूँ। यहाँ पर 24 घंटे बस काम ही काम चलता रहता है, और सच में ये नरक से कम नहीं है। उसके बाद में कोई आता है और कहता है लेडी कोलिस्टियम मुझे आपसे कुछ कहना है। एमसी कहती हाँ क्या हुआ है? तुझे कहता है महाराज ने आपको बुलाया है कुछ काम के लिए। एमसी कहती हाँ शैतान का फरमान आया है, चलो चलते हैं। उसके सामने कुर्सी होती है महल के अंदर ही, और एमसी कहती है आखिर ये कुर्सी कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई पनिशमेंट चेयर है, यहाँ पे मेरे को पनिशमेंट मिलने वाली है। तो अभी देखते हैं कि सामने एक और चेयर है इसके, और उसके ऊपर पनिशमेंट चालू है, ये बेचारा काम कर रहा है। एमसी कहती हाँ ये पक्का पनिशमेंट चेयर होगी, मैं आराम से बैठ सकती हूँ, और बेचारा बहुत ज्यादा मेहनत से काम भी कर रहा था। तभी महाराज कहते हैं क्या तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है? एमसी कहती क्यों? तो अपने महाराज बताते हैं मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम के लिए बुलाया है, और क्या तुम्हें पता है राहल के बारे में कि वो इंस्पेक्शन के लिए जाने वाला है? एमसी कहती हाँ उसने बताया तो था इंस्पेक्शन के लिए जाने वाला है। और रुको जरा, अब मेरे को याद आया। महाराज कहते हैं हाँ बिल्कुल वो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है, और वो क्यों जा रहा है वो भी तुम जानते ही होगी। एमसी कहती हाँ मेरे को याद आया कि जो राहल है उसके यहाँ पे फैमिली मेंबर हो सकते हैं उस माउंटेन पे, यहाँ पर कि लोग जाने वाले हैं इंस्पेक्शन के लिए, तो हो सकता है कि वो अपने फैमिली मेंबर से मिलना चाहता हो। लेकिन ऐसा लगता है कि यंग मास्टर बिल्कुल ही पागल हो चुके हैं, पर अगर मेरी फैमिली होती तो मैं भी चला जाती, और ऐसा ही हो सकता है शायद उनको यहाँ पे आशा होगी कि उसकी जो फैमिली मेंबर होंगे वो वहाँ पे जिंदा होंगे, इसलिए वो उनसे मिलने के लिए यहाँ पे इतना तड़प रहा है, और उसके चक्कर में हो सकता है कि वो कोई गलत कदम उठा ले। हमसे कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं उनको नहीं जाने दे सकती हूँ, वो कैसा बेवकूफ़ी की तरह हरकतें कर सकते हैं। तो वो कहता है हाँ बिल्कुल अब तुम्हें उसे रोकना पड़ेगा, और मैं चाहता हूँ कि तुम किसी भी कीमत में उसे रोको, तुम्हारे पास में 3 दिन है। हमसे पूरी शौक हो जाती है और कहती है क्या सच में? अभी दिखाता है एकदम सरफेस पर जहाँ पर कि अपना राय लड़े जा रहा था, एकदम गन्ने का जूस बना रहा था सभी का, और तभी कोई पीछे से आता है और कहता है कमांडर आपसे मिलने के लिए कोई आया है। वो कहता है कौन आया आखिरकार, और ये होती है अपनी एमसी जो कि बड़ी गुस्से में होती है, और यहाँ पे रायल भी पूरा शौक हो जाता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए तुम्हें नीचे ही रहना चाहिए अंडरग्राउंड, अगर तुम यहाँ पे क्यों आई हो? एमसी कहती है यंग मास्टर मैंने सुना है कि आप इंस्पेक्शन के लिए जाने वाले हैं, जबकि आप एक नाइट भी नहीं है, अगर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो कहता है क्या, और तुम्हें पता चल चुका है? एमसी कहती है मुझे पता है आप नहीं मानेंगे, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पर भी जाए, मैं भी वहाँ पर जाऊँ। और ये कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? एमसी कहती है मैं भी जाऊँगी, और मेरे साथ में पीपर भी चलेगा, अगर आप जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ में चलूंगी। एमसी कहती है आप जहाँ भी जाए हम आपके
आपके साथ में ही जाएँगे। वो कहता है लेकिन ये खतरनाक हो सकता है, 4th वेव आने वाली है या फिर आ ही चुकी है, तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक रहेगा, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर आ चुके हैं। हमसे कहते हैं कि आपको ये खतरा महसूस नहीं हो रहा, आप क्यों जा रहे हैं? वो कहता है लेकिन फिर भी तुम जानती हो मैं क्यों जा रहा हूँ और प्लीज़ यहाँ पे रुक जाओ यहीं पर। हमसे कहते हैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप चाहे कुछ भी कहें, लेकिन अब मैं रुकने वाली नहीं हूँ, मैं भी आपके साथ में ही चलूँगी पीपर के साथ और बस इसे एक्सेप्ट कर लीजिए, मैं नहीं रुकने वाली हूँ। और अभी अपनी एनसी ऐसे गुस्से में चली जाती है वहाँ से और वो सोच रही होती है मैंने चीज़ों को कितना ज़्यादा खराब कर दिया है। सच में मेरे और यंग मास्टर के बीच में चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग हो चुके हैं, लेकिन आखिर वो कैसे ही हमें छोड़ कर जा सकते हैं? मैं बिल्कुल भी उनको अकेला नहीं जाने दूँगी, मैं उनके साथ में ही चलूँगी क्योंकि वो मेरे यंग मास्टर ही हैं और ऐसा कैसा हो सकता है कि वो मेरे को छोड़ के चले जाए? बिल्कुल नहीं। उसके बाद में कहा था अपनी यान्सी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो निकल जाती है महाराज के पास में। यान्सी कहती है ये पक्का काम करेगा और बस मेरे को यहाँ पे जाना है, लेकिन अचानक से मेरे को ये गंदी सी बू कहाँ से आ रही है और वो देखती है महाराज के कमरे से ये बू आ रही है। ऐसा लगता है कि अंदर बहुत ज़्यादा बुरा अत्याचार चालू है। यान्सी कहती पता नहीं, मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है अंदर जाने से। ऐसा लगता है कि अगर मैं अंदर गई तो मेरे ऊपर भी बहुत ज़्यादा अत्याचार हो जाएगा, बहुत ज़्यादा काम मिलेगा मेरे को। इससे अच्छा तो मेरे को कोई और सोचना चाहिए। तभी इसके सामने आता है इसकी उम्मीदों का तारा, ये होता है यहाँ पे बटलर जो कि अपने महाराज के साथ में रहता है। हमसे कहती है "हे, मिल गया" और वो कहती है खूब से में आओ ना, सीक्रेट चीजें पाओ ना और अच्छे से मेरे साथ में घुल मिल जाओ ना। तो वो उसे कोपचे में बुलाती है, उसके बाद में उसके हाथों में दे देती है। वो कहता है तुम मेरे को क्यों दे रही हो? एमसी कहती है बस अपना काम बनता, भाड़ में आ जानता और तुम जाओ इसमें महाराज को दे देना। एमसी वहां से दफा हो जाती है। उसके बाद में दिखाया था एमसी आराम से गार्डन के अंदर टहल रही होती है और कहती है हाय हाय मेरे तो मजा आ रहा है यहाँ पे, ठंडी ठंडी हवा, कोई काम नहीं, कोई यहाँ पे आराम है, बस आराम ही आराम है। और यहाँ पे आराम से घूमती हुई जा रही थी, तभी झाड़ियों के अंदर था एक आदि मानव निकलता है। हमसे कहती अरे मम्मी रही कौन खतरनाक चीज है और उसकी चीख निकल जाती है। ये होता है अपना प्यारा प्रोफेसर अंकल जो कि आराम से बस खड़ा था और हमसे कहती क्या आप यहाँ पे कोई माली बन चुके हैं? महाराज ने आपको परेशान किया है क्या? वो कहते नहीं ऐसी बात नहीं है और मैं तो बस ऐसे ही आया था, मैं तो बस किसी के कहने पे आया था। तो अपनी हमसे कहती क्या किसने कहा आपको काम करने के लिए? ये तो आपके लेबर राइट्स का हनन है, मैं आपके साथ में मिलकर आंदोलन करूंगी, मैं आपके साथ में धरने पर बैठूंगी, प्लीज यहाँ पे मेरे को छुट्टी दे दीजिए। वो कहता नहीं कोई छुट्टी नहीं, तुम्हें काम तो करना पड़ेगा। हमसे कहती हाँ हाँ ये बात तो है और क्या कुछ हुआ है जो कि आप यहाँ पे आए हैं? वो कहता है वेल मैं तुमसे कुछ बात कहना चाहता हूँ, तुम कभी भी यहाँ पे महाराज की बातों को सीरियसली मत लेना और वो बिल्कुल यहाँ पे पागल इंसान है, उनकी बातों को कभी सीरियस मत लेना, तुम्हें अपने आप से खुद से ही डिसीजन बनाने पड़ेंगे। हमसे कहती ओह माय गॉड कितने अच्छे ओल्ड मैन है, मैंने तो उन्हें गलत समझ लिया था। वो कहता है ये तो मेरी यहाँ पे बुक का टाइटल है, मैं तुम्हें पूरा सार बताता हूँ। हमसे कहती ये क्या बकवास है? उसके बाद वो बकबक करना स्टार्ट कर देता है कि तुम्हें अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए, बाकी सारे लोग तो पागल है, पूरी दुनिया एकदम बकवास है, वो लोग कुछ भी कहे उसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि जनता एक नंबर की मूर्ख है, जनता से बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए जनता की बातों में मत आना, इस समाज मूर्खों से भरा पड़ा है। हमसे कहती बहुत बकवास कर लिया आपने और आशा है कि आप यहाँ पे मर जाए जल्दी ही। वो कहता क्या बकवास है? उसके बाद में दिखाता है अपनी एमसी के नरक में यहाँ पर कि वो बेचारी काम कर रही होती है, तब ये आता है और कहता है कि मिस आपको यहाँ पे महाराज ने बुलाया है कुछ इंपॉर्टेंट काम के लिए जो कि आपने उन्हें दिया था वही काम। एमसी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, मैं अभी आई। उसके बाद में अपनी एमसी निकल जाती है और ये लोग पीछे कंफ्यूजन में होते हैं कि आखिर किस लिए बुलाया है महाराज ने, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ चल रहा है इनके बीच में। और महाराज कहता है बिल्कुल सही, मैंने तुम बुलाया है गुफा की खुदाई के लिए। एमसी कहती ये तो कुछ गंदा ही लग रहा है, गुफा की खुदाई ये कुछ गंदा क्यों लग रहा है? और अपनी एमसी ने वो माइनिंग वाला आइडिया दिया था ना तो उसी के लिए बुलाया है। तो महाराज कहता है तुमने जो आइडिया दिया ना सच में कमाल का है, तुमने कहा है कि हम लोग एक सुरंग खोदें उस पहाड़ तक जिससे कि ना ही मॉन्स्टर रहेंगे ना ही कुछ और, तो हम आराम से पहुंच जाएंगे और क्योंकि एक सुरंग है तो ऊपर नीचे हमें जाना नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल एकदम स्ट्रेट रास्ता रहेगा, इससे कि हम लोग आराम से वहां पे पहुंच पाएंगे और वहां से आ भी पाएंगे, तो ये काफी ज्यादा ईजी रहेगा और एकदम सेफ रहेगा, सबसे ज्यादा सेफेस्ट। और अपनी एम से कहती हाँ ये बात तो है। तो महाराज कहते हैं तुमने सारी चीजें तो देख लिया है लेकिन एक चीज तुम देखना भूल गई कि मैप के बीच में ही एक बड़ी सी नदी है। एम से कहती क्या, अरे नहीं ये तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी, मेरे को संभालना पड़ेगा। एम से कहती आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग उसका इंस्पेक्शन करेंगे और आराम से हम लोग कोई सोल्यूशन निकालेंगे जिससे कि हम लोग यहाँ पे उस नदी को इग्नोर मार पाए और उससे आगे बढ़ पाए। एम से कहते हैं क्यों ना हम लोग यहाँ पे कुछ वे पॉइंट जैसा बनाए कि हम लोग बीच में यहाँ पे थोड़ी जगह रख देंगे यहाँ पर कि हम लोग सनलाइट वगैरह ले पाएंगे और इससे हम लोग ऊपर जाकर इंस्पेक्शन भी कर पाएंगे ताकि जो ऊपर के मॉइस्चर है और जो नदी है उसके बारे में हमें पता चल सके। वो कहते हैं हाँ बढ़िया आइडिया है तुम्हारा और मेरे को पसंद आया। हमसे कहते थैंक यू और माय लॉर्ड। तो वो कहता है हाँ मेरे को काफी ज्यादा बढ़िया आइडिया लगा तुम्हारा और मैंने तुम्हें कुछ और इम्पोर्टेंट काम के लिए बुलाया है। हमसे कहती है आखिर वो क्या काम
काम है। तुझे कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हें ऐसा ही बैरन बना दिया है? मैं तुम्हें कभी टाइटल देना ही नहीं चाहता था। एमसी कहती क्या बकवास है, तुम मेरे को टाइटल देकर इतना सारा काम करवा चुके हो और अब बकवास कर रहे हो। अब यहाँ पे कह रहे हो कि मैं तुम्हें टाइटल नहीं देना चाहता था, ये किस प्रकार की बकवास है? वो कहता है हाँ, मैं तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूँ। और हाँ मिस्टर मुफाला, जो भी अभी आइडिया के बारे में हमने बातें की हैं तो उसके बारे में सभी को बता दो। और यहाँ पे एक और काम करना है, जो हमारी मिस कॉलेजियम है उनके लिए अलग से यहाँ पे दफ्तर बना देना, उसके अंदर वो काम करेंगी और इसी के बारे में काम करेंगे। ये यहाँ पे माइनिंग के बारे में, तुम समझ गए क्या? वो हमसे पूरी शौक हो जाती है और कहती क्या मेरे लिए अलग से दफ्तर? और आखिर चल कह रहा है यहाँ पर। और वो कहते हैं और हाँ अपना काम मत भूल जाना, अगर तुम यहाँ पे अपना काम भूल गए उसके बाद में मैं तुम्हें यहाँ पे चेहरे पे बांध दूंगा और पूरा 1 सप्ताह तक तुम्हें उससे बंधे हुए काम करना पड़ेगा। वो कहते क्या 1 सप्ताह तक? उसके बाद वो अपना काम लेकर ही भाग जाता है। हमसे कहती सच में ये तो एकदम नरक बन चुका है ये जगह, अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पे पहले नहीं आई। वो कहता है वेल मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम के लिए बुलाया है और वो है कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। हमसे कहते हैं क्या काम है, आखिर इतनी ज़्यादा बातें क्यों घुमा रहा है? वो कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और बड़े ही एटीट्यूड में कहता है जैसा मानो कि अपनी हमसे को प्रपोज कर रहा हूँ बैठे बैठे। और हमसे पूरी शौक हो जाती है। वो कहते हैं क्या बकवास हो रही है, मैंने क्या सुन लिया, क्या मैंने कुछ गलत सुना है? माय लॉर्ड प्लीज वापस से कहिए। और जो दूसरा इंसान होता है वो भी पूरा शौक हो जाता है और मुफाला कहता है क्या ओ माय गॉड, हमारे माय लॉर्ड क्या गांजा फूक के बैठे हैं आज? और क्या होने वाला है इसके बाद में? क्या अपनी एमसी प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगी और रायल को अकेला छोड़ देगी तन्हाई में? बेचारा रायल, उसका क्या होगा वो तो हम लोग। और एमसी पूरी शौक हो जाती है, उसके पैरों तरीके से जमीन खिसक जाती है और वो कहती है क्या ये मैंने क्या सुन लिया? और एम्परर की ऐसी गिरी हुई हरकतें देखकर वो गिरने लगती है और अपने पिछवाड़े के बल वो गिर जाती है और कहती है ओई माँ मेरा पिछवाड़ा। एम्परर उसे गिरा हुआ देखकर उसके ऊपर हंसने लगता है और कहता है सच में तुम मुझे हंसाने के काबिल हो। और वो बहुत जोर जोर से हंसता है और हंसता ही रहता है। 2 घंटे बाद दिखाया जाता है थर्ड बेस में यहाँ पर कि अपनी एमसी बेचारी आ रही होती है अपना मायूस चेहरा लेकर और कहती है आखिर इन मिनिस्टर ने मेरे को क्यों बुलाया है? क्या मुझसे कोई काम है? मैं तो वैसे ही आराम कर रही थी, इन्होंने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। और वो कहता है क्या आखिर ये कैसा हो सकता है और तुमने हमें बताया क्यों नहीं? तुम्हें हमें बताना चाहिए था इसके बारे में। एमसी को लगता है कि ये लोग माइनिंग के बारे में पूछ रहे हैं क्योंकि इसने सीधा एम्परर को बताया है, इनको बताया ही नहीं है। तो एमसी कहती सॉरी, ये बस एक आइडिया है जो कि अभी बस मेरे दिमाग में ही है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको नहीं बताया क्योंकि मेरे को पता नहीं कि ये लोग मानेंगे या फिर नहीं मानेंगे, इसलिए बस मैं इसके बारे में सोच ही रही हूँ, ये बस एक रफ आइडिया है। तो वो कहता है क्या बात कर रहे हो आखिरकार तुम, ये कोई रफ आइडिया नहीं है बल्कि हम तो प्रपोजल के बारे में बात कर रहे थे। एमसी कहती क्या प्रपोजल? और वो कहते हैं हाँ एम्परर ने तुम्हें एक प्रपोजल दिया है ना इसलिए। एमसी कहते क्या वो प्रपोजल? अरे मुझे लगा तो वो मजाक कर रहे होंगे। वो कहते ओहो ओहो नोटी नोटी, ऐसा लगता है कि हमें एक यहाँ पे रॉयल ब्राइड मिल चुकी है, अब तो तुम्हारी शादी होके रहेगी हमारी प्यारी महारानी जी। और एमसी का पूरा मूड खराब हो जाता है, वो कहती नहीं मैं नहीं करने वाली और पक्का ही महाराज मजाक कर रहे होंगे इस बारे में, ये कोई यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है नहीं, अगर आपके पास में कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है बात करने के लिए तो बात कीजिए, नहीं तो फिर मैं चली। और अपना यहाँ पे के पेपर वगैरह मार रही होती है जिसको देखकर ये लोग पूरे सैड हो जाते हैं क्योंकि इनको काम तो करना होता है नहीं, तो इनको बस आराम करना है बिल्कुल मेरी तरीके से, तो इसलिए वो सैड हो जाते हैं और कहते हैं काम 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 24 घंटे काम, अरे जिंदगी डरी है काम करने के लिए, थोड़ा आराम भी किया करो। और वो ऐसे ही बातें करने की कोशिश करते हैं लेकिन अपनी एमसी उन सबको डिनाई करके वहां से जाने लगती है और कहती है बकवास लोग, कामचोर लोग और नालायक लोग कुछ नहीं करते हैं, बस जिंदगी भर पड़े रहते हैं, हाथ थू इन पे। उसके बाद वहां से चली जाती है और जाते जाते सोच रही होती है आखिर एम्परर ने मेरे को फालतू में प्रपोज क्यों कर दिया है। और उसे याद आता है कि उसे एक लेटर मिला था अपने रायल की ओर से कि वो डिनर पे आएगा या फिर नहीं। एमसी कहती है चलो अब डिनर करते हैं, बाकी सारी चीजें तो बकवास है, अब मेरे को ठूसने के लिए चलना चाहिए। और बड़ी खुशी के साथ में जा रही थी बड़े ही आराम से, लेकिन तभी इसके कदम थम जाते हैं और कहती है आखिर ये क्या देख लिया मैंने, और ये धरती का बोझ यहाँ पे कहाँ से आ गया, आखिर मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, और रुको जरा मैं कहाँ जा रही हूँ। ये जगह तो मेरी ऑफिस है, यानी अपनी एमसी अपने काम पर जा रही होती है, उसे पता भी नहीं चलता कि वो कब से इन कामों में अटक गई। वो कहती है सच में मेरे को पता भी नहीं चला और मैं दूसरी दुनिया की हूँ, मैं ये भूल ही गई थी इतना सारा ऑफिस का काम, और मैं तो ये भी भूल गई थी कि ये दुनिया तबाह होने वाली है, इसके ऊपर मॉन्स्टर ही मॉन्स्टर आ चुके हैं। ऐसा लगता है कि मैं पागल हो चुकी हूँ काम के पीछे, और ऐसा भी हो सकता है कि जो मेरे जेनेटिक्स है पिछले लाइफ के और इस लाइफ के वो ऐसे मिक्स हो चुके हैं कि मैं इस लाइफ में ही काम करते रहूँ पिछली लाइफ को भूल कर। तो ऐसा
ऐसा लगता है कि मैं बेवकूफ़ बन चुकी हूँ और अब मेरे को जेनेटिक्स के बारे में कैसे स्टडी करनी चाहिए। मेरे को एक ऐसा जेनेटिक चाहिए जिसके ऊपर मैं स्टडी कर पाऊँ, जैसे कि द रॉयल ब्लड। इसके सामने ही होता है रॉयल ब्लड, जिसको देख के ये पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है? ये मेरी ऑफ़िस के अंदर कर क्या रहा है? और पूरी एकदम दुनिया सो हो जाती है इसकी। लेकिन तभी इतना हैरान होने के चक्कर में इसकी पीठ पे मोच आ जाती है और उसकी गर्दन में भी। ऐसे कहती है, ओए माँ मेरी गर्दन! और सारे लोग इसकी ओर भागते हैं। तभी एक हाथ आता है जो कि सीधा इसकी कमर पकड़ लेता है और इसकी गर्दन भी। वो कहता है एक्सक्यूज़ मी, क्या तुम ठीक हो? और इतना ज़्यादा एक्टिंग देखकर सारे लोग शॉक हो जाते हैं अपनी अहम से भी और कहते हैं क्या योर मैजेस्टी ये क्या कर रहे हैं? और योर मैजेस्टी उसके कंधे की मसाज कर रहे होते हैं। वो कहते हैं तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए, तुम्हें चोट लग चुकी है। और अपनी अहम से कहती सच में मैं इस हाथ को हटाना तो चाहती हूँ, लेकिन ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये पूरे ज़िंदगी भर किसी की मसाज करता हो। ये हाथ कुछ ऐसा है जो कि सबकी मसाज करता हो। ये कमाल का हाथ है सच में, इसको देखकर मेरे को बहुत ज़्यादा आराम लग रहा है। और अपना एम्परर कहता है कि जो मेरी बहन थी ना वो हमेशा से ही बीमार रहती थी, तो मैं उसकी मालिश करता रहता था, इसलिए मेरे हाथ ऐसे ही है जो कि किसी की भी मालिश आराम से कर सकते हैं, तो तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। और सभी लोग कहते हैं ओह माय गॉड लेडी एरी, आपको तो खुश हो जाना चाहिए, आपको ये सौभाग्य मिला है, आप हमारे एम्परर की फ्रेंडली साइड देख रही हैं, वो आपको लाड प्यार कर रहे हैं। हमसे कहती है क्या? और वो एम्परर आपको इतना ज़्यादा लाड प्यार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ठीक हो जाएगा। तो वो कहता है तुम्हारी सीधी गर्दन में मोच आई है और ये बिल्कुल भी ठीक होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ इसको अच्छी तरीके से। हमसे कहती हाँ जानते तो हो, लेकिन और तभी सामने देखती है एम्परर बहुत ज़्यादा उसके क्लोज आ चुका था। और हाँ यहाँ पे आएगा ट्विस्ट, अपनी आम से देखते हैं कि साइड में गेट पर कोई बंदा है जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में है और बहुत ज़्यादा सैड है, जैसे मानो कि एम्परर का खून पी जाएगा। और वो होता है अपना रायल। अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ये देख चुका है एम्परर बहुत ज़्यादा ही पास आ रहा है। और अगर इसने सुन लिया होगा कि एम्परर ने अपनी एमसी को प्रपोज किया है, तो क्या से क्या हो जाएगा देखते देखते। अपनी एमसी कहती है हाँ रायल तुम यहाँ पे आ चुके हो। और एम्परर अपना हाथ हटा लेता है। एम्परर कहता है हाँ ये ठीक हो जाएगा जल्दी ही, और तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम आज के लिए आराम कर सकते हो। और ऐसा लगता है कोई तुम्हें लेने आया है। ये होता है अपना रायल। और रायल कहता है एम्परर तुझसे ग्रेट हो, तोहफा कबूल कीजिए। वो कहता है ठीक है तुम्हारा तोहफा अपने पास ही रखो और आराम से अब तुम इसको लेके जा सकते हो, थैंक यू तुम्हारा। और वो कहता है धन्यवाद आपका। और एम्परर कहता है मैं तुम्हारे लिए एक मेढ़ी भेज दूंगा ताकि इसका ख्याल रख पाए। और वो अपनी एमसी को लेके चला जाता है। पीछे से एम्परर बड़े अजीब तरीके से हंस रहा होता है और आ गए ये अपनी जलाते हुए जा रहा होता है एमसी को लेकर और बड़ी जोर से पकड़ा होता है। एमसी भी पीछे देखती है और कहती है अभी तक महाराज ने हमें आज्ञा नहीं दी है मेरे को ले जाने की, तो वो पक्का ही यहाँ पे हमको रोकेगा। लेकिन एम्परर कहता है ठीक है तुम जा सकती हो आराम से। और अपनी एमसी कहते है ठीक है फिर ये अच्छी बात है। और एम्परर कहता है मैं भी चलता हूँ यहाँ से, वो भी दफा हो जाता है। और एमसी कहती सच में ये बहुत ज्यादा अजीब बात है, एम्परर और रायल के बीच में पक्का ही कुछ ना कुछ लफड़ा होने वाला है। और लोग इस चीज को देखकर पूरे हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो लव ट्रायंगल है। यानी एक तरफ एम्परर जो कि बहुत ज्यादा रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं और पावरफुल भी है, दूसरी ओर रायल एक फैमिली का यंग मास्टर, और एक मेड के लिए ये लोग लड़ रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा कमाल की मैजिशियन है। यानी ये टकरार ये दरार ये बहुत ज्यादा कमाल का होने वाला है जो भी ये होगा। और इसलिए पॉपकॉर्न लाओ रेडी हो जाओ कमाल का शो देखने के लिए। और सारे के सारे लोग पॉपकॉर्न लेकर एकदम रेडी ही हो जाते हैं। पहले इनके पॉपकॉर्न को मैं खा जाऊंगा। और अभी दिखाया था आगे यहाँ पर कि अपना रायल कहता है सच में एम्परर ने तुमको प्रपोज भी किया था और काफी सारी बातें घूम रही हैं, तुम्हें इन बातों के बीच में नहीं आना चाहिए। एमसी कहती हाँ सच में मुझे लगा था कि कुछ छोटी मोटी बातें होंगी, लेकिन कब ये रूमर बन गए मुझे पता भी नहीं चला। और रायल कहता है तुम्हें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, एम्परर कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कि तुम्हारे साथ में मजाक करके तुम्हें छोड़ देगा, वो पक्का ही यहाँ पे आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। और अभी वो यहाँ पे कुछ मेंटेनेंस मैजिक बनाता है इसके ऊपर ताकि वो इसके अंदर टेम्परेचर बना पाए और अपनी एमसी के ऊपर रख देता है। एमसी कहती वाह कितना गर्म है, मेरे को मजा आ रहा है। और इसकी मालिश कर रहा होता है ये दरअसल, और बहुत ज्यादा एकदम मुंह बंद करके खड़ा होता है। फिर एमसी कहती क्या हुआ है इसे, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। और एमसी फिर से बोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहता है वैसे मैं तुमको कुछ कहना चाहता हूँ, मैं सोच रहा था यहाँ से जाने का और जितने भी मॉन्स्टर हैं उन्हें खत्म करने का, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। और जब मैंने तुम्हें देखा था अपने हाथों में, वो मेरे को अच्छे से याद है कैसे तुम यहाँ पे मरी हुई पड़ी हुई थी और मैं कुछ भी नहीं कर सकता था, मैं लाचार था, मैं मजबूर था। और उस समय पे मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं कितना ज्यादा कमजोर हूँ, मैं कितना नालायक हूँ और मेरे ऐसा इंसान ज्यादा देर के लिए सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरे को और भी ज्यादा स्ट्रांग होना है और भी ज्यादा पावरफुल होना है। इसलिए मैं
जाना चाहता था हंट पर, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसा लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे चीज़ें कर दी हैं बिना सोचे-समझे, और मुझे तुम्हें पहले बताना चाहिए था। और ऐसा कहकर वो चला जाता है। अहम से कहती है उसको पक्का ही लग रहा होगा कि मैं उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। अभी दिखाता है एकदम हॉट सी आंटी आ जाती है, जो कि कहती है, हेलो बच्चे, क्या चल रहा है यहाँ पर? नहीं, वो ऐसा नहीं कहती है। अहम से कहती है, हाँ, आप कौन और आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? रुकिए, मैं आपके लिए सीट लेके आती हूँ। वो कहती, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं तो तुम्हें ये कहना चाहती हूँ कि थोड़ी राइटिंग को सुधारो। तुम्हारी राइटिंग की ऐसी की तैसी, इतनी घटिया राइटिंग, वो भी तुम रॉयल पैलेस के अंदर ऐसी चीज़ें लिख रही हो। तुम्हें एकदम सही सीधे यहाँ पे शब्दों का यूज़ करना चाहिए, जिसका मतलब एकदम वही निकले जो कि उसका मतलब निकलना चाहिए। जैसे कि मान लो तुमने लिख दिया अपमान और उसका ना यहाँ पे मतलब निकल गया कुछ और, तो यहाँ पे चीज़ें उल्टी-पुल्टी हो सकती हैं। इसलिए तुम्हें यहाँ पे शब्दों पे ध्यान रखना चाहिए और सही शब्दों का इस्तेमाल करो। ये पूरी डिक्शनरी है जो कि तुम्हें पढ़नी पड़ेगी, और अच्छे से इन शब्दों का इस्तेमाल करो, नहीं तो फिर ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारे लिए एक असिस्टेंट रखना पड़ेगा। वो तुम्हें समझाएगा कि किन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। वेल, मेरे को भी रखना चाहिए एक असिस्टेंट। उसके बाद में अपनी एम से कहती है, ठीक है माय लॉर्ड, मैं आपकी बातों को एकदम अपने गले में उतार लूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। वो कहती है, क्या ठीक है, और अगली बार से अच्छे से ध्यान रखना। फिर मैं चलती हूँ। हमसे कहती, सच में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाने वाली हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, काम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। और अब ये बोल रही है असिस्टेंट का, तो मेरे को तो खुश होना चाहिए, लेकिन कौन बनेगा मेरा असिस्टेंट? मेरे को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है इस बात पर। तभी इसकी प्यारी सी कलीग आती है और वो कहती है, क्या चल रहा है, क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ इस काम में? हमसे कहते हैं, लेकिन ये तुम्हारे लिए ज़्यादा हो जाएगा, तो तुम्हें नहीं करना चाहिए। और वो कहती है, वैसे कई दिन हो गए हैं और अभी तक यहाँ पे वो इंसान नहीं आया जो कि तुम्हें साथ में डेट पे ले जाता था, आई मीन खाने के लिए। तो क्यों ना तुम चलो आज पीपर के साथ में। हमसे कहती, क्या पीपर के साथ में, वो भी खाने के लिए? क्या तुम पागल हो? किस प्रकार का मजाक कर रहे हो? और अभी दिखाया जाता है एक सुअर जो कि यहाँ पे चढ़ा होता है, वो एकदम काम तमाम हो चुका होता है उसका, और वो रेडी हो रहा होता है। तुम समझ जाओ इसका क्या कांड हो चुका है बेचारे का। और अपना पीपर, वो मरा नहीं होता है, वो जिंदा होता है, और बेचारा रो रहा होता है, कहता, मेरे खानदान के लोगों को तुम जहाँ पे जला के मार रहे हो और मेरे सामने ही कर रहे हो ये सब, वो भी मेरे यहाँ पे आंखों के सामने, ये बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। हमसे कहती, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें नहीं पकाने वाले हैं, हम तुम्हें नहीं खाएंगे, चिंता मत करो पीपर। और पीपर रोज जा रहा था, रोज जा रहा था। मैं कहता, ठीक है ठीक है। और अपनी हमसे कहती है, चलो जल्दी ही यहाँ पे खाना रेडी हो जाएगा, फिर हम लोग आराम से खाएंगे। और कई दिन हो चुके हैं वो अभी तक आया नहीं है मेरे को बुलाने के लिए, और तुम्हें यहाँ पे चिंता नहीं करनी चाहिए, मैं तुम्हें एक अच्छा सा खाना ला के दूंगी। वो कहता है, अच्छा सा खाना मेरे को नहीं पसंद है। और अपनी कलीग उसकी तारीफ कर रही होती है कि पिगू दी ग्रेट, बहुत ज्यादा महान यहाँ पे चीज है, और ये तो एक बैरोन भी बन चुके हैं। सच में ये पिगी नहीं है, ये तो एक इंसान से भी ज्यादा पावरफुल है। और अभी खाना आता है, उसके अंदर पिग ही होता है। और अपनी एम से कहती है, आओ और आराम से खाओ, क्योंकि तुम्हें मोटा होना पड़ेगा। तुम्हारा जो पेट है ना, वो रॉयल ट्रेजरी से भी ज्यादा बड़ी चीज है, इसलिए तुम्हें अपना पेट बढ़ाना पड़ेगा। वो ह्यूमन काइंड के लिए एक ट्रेजर है, ट्रेजर, इसलिए अपने पेट को बढ़ाओ। वो कहता है, ठीक है, मैं अच्छे से खाऊंगा। उसके सामने वही सुअर होता है। और अपनी यहाँ पे कलीग कहती है, सच में ये क्या देख लिया मैंने, इससे पहले हम मर क्यों नहीं गई? और अपनी हमसे से कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं उस काम के अंदर। हमसे कहती है, हाँ तुम कर तो सकती हो। और वो कहती है, वैसे वो तुमसे बहुत ज्यादा जलती है, इसलिए तो वो तुमको ऐसे ऐसे काम देके गई थी जो कि तुम नहीं करने वाली। हमसे कहती है, मैं क्या ही कर सकती हूँ, मैं ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी चीजें देख चुकी हूँ पिछले जन्म में, तो इसलिए मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन जैसे घटिया लोग आते रहते हैं, इसलिए यहाँ पे बेइज्जती से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे कोई कितनी बेइज्जती मान ले मेरी। और ये कहती है, सच में इन जैसे घटिया लोगों की ऐसी की तैसी। और हमसे से कहती है, वो तुमसे बहुत ज्यादा जलती है, इसलिए तो वो आई थी। और उसका जलना एकदम कॉमन है, वो कोई ऐसी बुरी बात भी नहीं है, क्योंकि वो रॉयल पैलेस में काम करते आ रहे 20 सालों से। अब तुम ही सोचो, उसकी नजरों में तो अपनी एमसी बहुत ज्यादा ही नालायक होगी, क्योंकि उसने तो अपनी एमसी की स्किल वगैरह देखी नहीं है। उसे नहीं पता है कि अपनी एमसी किस प्रकार के यहाँ पे काम कर सकती है, क्योंकि लोगों की नजरों में तो अपनी एमसी बस एक 9th ग्रेड की मेडिसिन है। एमसी का देख करेक्ट करते हुए कि 9.5, क्योंकि मैं गैर गुजरी हूँ बहुत ज्यादा ही। वो कहती, हाँ तुम गैर गुजरी तो हो, लेकिन तुम कमाल के हो, इसलिए वो तुमसे यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान है। उसको ऐसा लगता है किसी नालायक चीज को यहाँ पे अच्छी चीजों के बीच में रख दिया गया है, और तुम बहुत ज्यादा बेकार हो, तुम इस चीज के लायक नहीं हो, क्योंकि उसने अपनी मेहनत से कमाया है, और तुम लकवा चांस हो, तुम्हें यहाँ पे अपनी किस्मत ने यहाँ पे बनाया है इस जगह पर। हमसे कहती, अच्छा ऐसी बात है क्या? और वो कहती, इसलिए ना ही तुम्हें उससे जलना चाहिए, ना ही उसे तुमसे, क्योंकि किस्मत का खेल है बाबू, किस्मत किसी की भी कैसी भी हो सकती है। तभी अपनी एमसी देखते है कि सामने महाराज का बटलर आ रहा है, और उसे देखते ही अपनी एमसी छुप जाती है और कहती है, अरे नहीं, ये मुसीबत का फरमान मेरे को नहीं चाहिए ये, और इसे कोई भगाओ यहाँ से। और अपनी एमसी छुप रही होती है जैसे कि वो उसकी इज्जत लूटने वाला हो। वो कहता है, ओह तो आप यहाँ पे छुप रही हैं महारानी, आप चलिए प्लीज, महाराज ने आपको बुलाया है। एमसी कहती, क्या महारानी, आखिर तुम्हारा
तुम्हारा मतलब क्या है? वो कहता है जल्दी आइए और जल्दी से महाराज को मिलिए। हैंसी कहती है हाँ ये घटिया इंसान मुसीबत का फरमान आया है और मैं नहीं चाहती कि मैं उससे मिलूं, लेकिन क्या करूं, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, अब मुझे उससे मिलना पड़ेगा। और सामने से वो आराम से सामान को लेके जाते हुए कहती है सच में ये तो कमाल की बात है, तुम्हें खुश हो जाना चाहिए कि तुम महाराज से मिलने वाले हो इतने ज्यादा बार बार, ये तो बहुत ज्यादा खुशी की बात है। हैंसी कहती है हाँ क्या बकवास है? तो वो कहती है तुम्हें नहीं लगता है कि तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा बिजी हो चुके हो इन चीजों के बारे में कि तुम्हें पता भी नहीं चल रहा है कि हम लोग किस जगह पर हैं और यहाँ पे सिचुएशन क्या है? हैंसी कहती है हाँ सिचुएशन, अरे नहीं मैं कैसे भूल सकती हूँ। और वो कहती है हाँ सच में हमारे एम्परर सच में ग्रेट हैं जो कि इन चीजों को ऐसा बदल देते हैं जो कि किसी को रियलाइज भी नहीं होता कि वो लोग क्या काम कर रहे हैं और कैसी जिंदगी जी रहे हैं। अपनी हैंसी कहती है हाँ उसकी बातों में एकदम तुक है। अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो हम लोग नॉर्मली बस काम ही कर रहे हैं, वो मेरा काम कर रही है, वो खाना यहाँ पे बना रही है, ऐसा उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता है कि ऊपर मोस्टर हैं। हम लोग ऐसे बिजी जिंदगी में रह चुके हैं और अभी भी हम लोग बहुत ज्यादा बिजी जिंदगी में है, हम अपने रोजमर्रा के काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग शायद ये भूल चुके हैं कि यहाँ पे ऊपर खतरा है और किसी भी वक्त हम लोग मारे जा सकते हैं। वो कहती है थैंक यू तुम्हारा मेरे को ये बताने के लिए। और सच में हमारे द ग्रेट लीडर हमारे एम्परर बहुत ज्यादा अच्छे हैं जो कि इन्होंने चीजों को ऐसा बनाया है जिससे कि यहाँ पे किसी को शक भी ना हो और कोई टेंशन में भी ना रहे। वो बात अलग है कि काम इतना ज्यादा है कि टेंशन से ऐसे ही मर जाएगा बेचारा कोई। अभी दिखाता है एम्परर के रूम में यहाँ पर की कुछ ज्यादा ही यहाँ पे चमकदार सा सूट रखा होता है लड़कियों वाला और अपनी आम से कहते हैं योर मैजेस्टी क्या आपने मुझे बुलाया? और योर मैजेस्टी का कमरा दिखाया था यहाँ पर कि आराम से बैठा होता है, चारों तरफ बस फूल ही फूल बिखरे होते हैं और एकदम ब्यूटीफुल सा माहौल होता है, इतनी महंगी महंगी चीजें रखी होती है साइड में कि मैं क्या ही बताऊं, पूरा एम्पायर इससे बिक जाएगा। हमसे कहती है हाँ ये क्या चल रहा है और ये मैं किस जगह आ चुकी हूँ, कहीं ये कोई रॉयल ट्रेजरी तो नहीं है और यहाँ पे इतने सारे फूल क्यों बिखरे हुए हैं? वो कहता है एक फूल को लोगों ने फूल चढ़ाए हैं इसलिए तो यहाँ पे इतने सारे फूल बिक रहे हैं और दो फूलों की बारिश भी हो रही होती है। ऐसा लगता है कि अपने एम्परर ने बहुत ज्यादा खर्चा किया है और वो अपनी एमसी को इम्प्रेस करने वाला है। एमसी कहती है लेकिन इतना सारा तामझाम किस लिए? तो वो कहता है कुछ नहीं और कहता है मैं समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारे सामने इतने सारे फूल बिखरे हुए हैं, एक ड्रेस है, कई सारी चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा महंगी है और एक हैंडसम सा आदमी तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है जो कि पूरी एम्पायर में तुम्हें नहीं मिलेगा, इतना ज्यादा हैंडसम है वो। एमसी कहती है हैंडसम? सॉरी मेरे को यहाँ पे कुछ यहाँ पे गलत सुनाई दिया क्या? एम्परर कहता है क्या कहा तुमने और उसके पास में आ रहा होता है और बहुत ज्यादा ही पास आता है। वो अपनी एमसी से नजरें मिला रहा होता है और एमसी की नजरें भी उससे मिलती हैं, दोनों के दोनों शौक होते हैं और एमसी कहती है ये कहीं मेरे को प्रपोज तो नहीं करने वाला ना, आखिर ये मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? और वो गुस्सा हो जाती है, वो कहती है योर मैजेस्टी आखिर आप ये सब क्यों कर रहे हैं और आप मेरे को बार बार प्रपोज क्यों कर रहे हैं? क्या ये कोई मजाक है जो कि आप मेरे साथ में कर रहे हैं? और आपको ऐसा तो नहीं करना चाहिए, आप मेरे को फोर्स तो नहीं करेंगे ना शादी करने के लिए? और हाँ मेरा ऐसा कोई मूड नहीं है। वो कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे ये सब करने वाला हूँ? और सच में अपने आप को देखो और क्या तुम्हें मेरा नाम भी पता है? एमसी कहती है आपका नाम? वेल आपका नाम तो मेरे को भी नहीं पता है और हाँ इसका नाम होता है काइलोस जो कि काफी ज्यादा बढ़िया नाम है, मेरे को तो अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे बाकी सारे जो इसके नाम थे मतलब इसका बहुत ज्यादा लंबा नाम है तो मैंने इतना ज्यादा काट कूट के बस काइलोस रखा है। तो ये काइलोस जो है ना वो सेकंड प्रिंस है, ये कोई फर्स्ट प्रिंस था ही नहीं। और हाँ क्योंकि अब फर्स्ट प्रिंस था वो वॉर में मारा जा चुका था तो ये राजा बन चुका है और इसलिए अपना नाम यहाँ पे चेंज करके जो फर्स्ट प्रिंस का नेम था उसको यहाँ पे चेंज कर लिया है। हमसे कहते क्या मतलब कि आपका नाम ये यहाँ पे रियल नेम है ही नहीं? वो कहता है हाँ और हाँ चीजें बहुत ज्यादा अलग हैं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कैसा इंसान था? मैं एक सेकंड प्रिंस होने के नाते बहुत ही ज्यादा अय्याज था, मैं कभी भी यहाँ पे किसी के सामने नहीं आया, मैं यहाँ पे कोई राजा बनने के बारे में सोच ही नहीं रहा था, कभी नहीं सोचा था मैंने, और बस मैं तो सोच रहा था कि दूसरी किंगडम में जाऊं और वहां पे जाके आराम करूं, पढ़ाई करूं और आर्ट को निहारूं, आर्ट की तारीफ करूं। लेकिन जैसे कि तुम जानती हो सारे के सारे लोग तबाह हो गए, बस मैं ही बचा और उसी के चक्कर में इस सिंहासन से मैं बंध गया, मैं इसको छोड़ भी नहीं सकता हूँ। अगर मेरे को जिंदा रहना है तो मेरे को इस जगह को भी जिंदा रखना पड़ेगा। हमसे कहती मैं माफी चाहती हूँ मेरी बदतमीजी के लिए। और एम्परर कहता है सच में क्या तुम्हें पता है कि मैं अगर तुमसे शादी करना ही क्यों चाहता हूँ? हमसे बड़ी शौक हो जाती है और वो कहता है मैं इसलिए तुमसे शादी नहीं करना चाहता कि मुझे तुम पसंद हो, मैं बस यहाँ पे जल्दी से जल्दी एक अच्छी सी ब्राइड को ढूंढकर एक अच्छा सा बच्चा पैदा करना चाहता हूँ और तुम उसके एकदम 100% लायक हो, तुम बहुत ज्यादा अच्छी काम की हो, तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा संस्कारी हो, तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो और तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़िया घराने से आती हो। अपनी हमसे को वो ऐसा निहारा होता है जैसे कि अभी उसकी किस ले ले। हमसे कहती है आखिर ये किस प्रकार की बकवास है, ये मेरे से शादी करना चाहता है क्या? मेरे को नहीं करनी है और अगर तुम इस बारे में सोचो तो मैंने कभी सोचा ही नहीं है। और महाराज कहते हैं तुम कोई 9th ग्रेड की मेड नहीं हो, तुम कमाल की मेड हो जो कि यहाँ पे
एम्पायर को सबसे पहली बार मिली है, तुमसे ज़्यादा कमाल का मिशन मैंने आज तक नहीं देखा है और तुम मेरे लिए एकदम परफेक्ट रहोगी और ऊपर से तुम उस समय पर आई हो जहाँ पर कि लड़कियों की बहुत ज़्यादा कमी चल रही है इस एम्पायर के अंदर। इसलिए यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुमसे शादी करूँ, क्योंकि मैं जिस जगह पर था वहाँ पर सो कॉल्ड हाई ब्रेन लोग रहते थे जो कि बहुत ज़्यादा अमीर लोग थे, बस उनमें दिमाग नहीं था, ये बात अलग है। और हाँ, जो लोग यहाँ पे जिनके अंदर दिमाग था लेकिन वो लोग गरीब थे, वो मेरे पास कभी आए ही नहीं। जैसे कि तुम्हारे जैसे लोग, वो अगर यहाँ पे मेरे पास आते तो उस टाइम पे तबाह हो जाते, क्योंकि वो था रॉयल पैलेस जिसके के अंदर मैं रहता था। और तुम लकी हो कि तुम इस जगह पे आ चुकी हो। और सोचो अगर यहाँ पे रॉयल पैलेस होता और सच में अगर मॉन्स्टर आए नहीं होते, नॉर्मल चीजें होती, तो तुम क्या मेरे पास में आ पाती? तुम्हें एक स्पाई डिक्लेयर कर दी जाती और तुम्हें अभी तक फांसी पे चढ़ा दिया जाता और तुम ऊपर पहुंच चुकी होती। अहम से कहती है, महाराज मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं कोई नॉर्मल मेड नहीं हूँ, लेकिन वो कहता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, लेकिन फर्क इससे पड़ता है कि अब तुम यहाँ पे आ चुकी हो और मुझे तुमसे शादी करनी है। हमसे कहती बकवास, अब ये बहुत ज्यादा ही हो चुका है और ऑफ कोर्स मेरा कोई मूड नहीं है इसे शादी करने का, लेकिन फिर भी मैं इसे डिक्लेयर कैसे करूँ, मैं कैसे कहूँ? और मैं यहाँ पे बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ कि मैं किसी की भावनाओं के बारे में जानूँ कि वो क्या सोचता है कि इंसान के बारे में और उसका जीवन कैसा रहा है, क्योंकि मैं किसी के दिल को खरीदना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं बहुत ज्यादा चाहता हूँ। तो मैंने बहुत ज्यादा लोगों के दिल खरीदे हैं और अपनी आम से कह दिया सच में मेरा इसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, और अपनी आम से कह भी देती है कि महाराज मुझे आपसे कुछ कहना है। महाराज कहते हैं कहो क्या कहना है? आम से कहती पहली बात तो मेरा कोई मूड नहीं है आपसे शादी करने का, दूसरी बात तो मैं एक मेड हूँ तो आपसे मैं शादी नहीं करने वाली हूँ, और तीसरी बात मैं अपनी पसंद के लड़के से शादी करूंगी। और ये भी कोई पॉइंट होता है? और वो हंसने लगता है बहुत जोर जोर से और कहता है सच में क्या? और ये तो कमाल की बात है, मैं जानता हूँ तुम ऐसा ही कुछ करोगी। एमसी कहती है फिर मेरा मजाक उड़ा रहा है, इसकी भैंस की टांग। और एमसी कहती है मेरे ऊपर हंसना बंद कीजिए महाराज, और आपको क्या लगता है कि आप यहाँ पे मेरे साथ मजाक करेंगे और ये चलता रहेगा? ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो वो कहता है ठीक है तुम मना करके जा सकती हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है और अब मैं आराम से मजे कर सकता हूँ। हमसे कहती है अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपके पास में ऐसे लोगों की कमी हो जाएगी जो कि आपके ऊपर भरोसा करे। और एम्परर कहता है एरी क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारे वफादार होने से या फिर उस यंग मास्टर के वफादार होने से कोई फर्क पड़ता है? मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए वफादार रहो, लेकिन इस एम्पायर के लिए तुम्हें रहना पड़ेगा। और तुम नहीं जानती जो यहाँ पे सोलवारी फैमिली है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैमिली है। अगर एक रॉयल फैमिली नहीं रही इस एम्पायर के अंदर तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस एम्पायर के अंदर बहुत सारी रॉयल फैमिलीज है यहाँ पर इस दुनिया के अंदर, तो यहाँ पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सोलवारी फैमिली वो कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे कि तुम ढूंढ सकते हो, उनकी ब्लड लाइन स्पेशल है और वो उस दुनिया में बस एक ही बची हुई है। और तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पे मैं उसको ऐसा ही खत्म होने दूंगा? अहम से कहती क्या सच में? और ये यंग मास्टर की बात कर रहा है क्या? और वो कहता है कि जो दरअसल हमारे सोलवारी फैमिली के लोग हैं ना, उनके अंदर एक स्पेशल चीज है, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा कमाल का टैलेंट के साथ में जीते हैं। और अगर यहाँ पे हमारे फादर को पता होता कि वो लोग सारे के सारे मारे जाएंगे और ये वॉर ऐसे ही चलती, तो वो कभी भी यहाँ पे सोलवारी फैमिली को आगे नहीं भेजते अपनी जान गंवाने के लिए, और वो उनको आराम से बचा के रखते। यही उनका यहाँ पे एकमात्र प्लान होता अगर यहाँ पे उनको पता होता इस दुनिया के बारे में। लेकिन क्योंकि अब मेरे को पता चल चुका है कि ये दुनिया ऐसे इस तबाही के अंदर यहाँ पे ढलने वाली है और ये तबाही कभी खत्म नहीं होने वाली है, इसलिए इसलिए मैं उसे बचा कर रखना चाहता हूँ। और हैंसी कह दिया अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि ये सब नाटक इसलिए कर रहा है ताकि यहाँ पे वो जो सोलबरी का यंग मास्टर है वो मेरे साथ में रहे, यानी कि रायल। और हैंसी कहती है आखिर रायल के जेनेटिक्स के अंदर ऐसी क्या खास बात है और ये चीजें आखिर ऐसी कैसे हो चुकी है कि यहाँ पे जेनेटिक्स के बारे में इतनी ज्यादा गहन रिसर्च चालू है? ऐसा लगता है कि जो राइटर है वो थोड़ा गांजा फूक के बैठा हुआ है। हैंसी कहती वेल मुझे नहीं पता इसके बारे में। और एम्परर कहता है मैं तुमसे शादी ही इसलिए करना चाहता हूँ ताकि वो मेरे पास में रहे, और तुम खुद ही सोचो क्या वो तुम्हें छोड़ के जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। और अगर मैंने तुमसे शादी कर ली या फिर तुम्हें प्रपोजल भी दे दिया तो वो यंग मास्टर वो तुम्हें छोड़ के जाएगा ही नहीं और वो तुम्हारे से चिपका रहेगा इस जगह पर, वो बिल्कुल भी बोर के अंदर जाएगा ही नहीं। हैंसी कहती ओ माय गॉड क्या ही दिमाग है इस चालाक खोपड़ी का, लेकिन क्या ये पागल है? क्या ये अपने यहाँ पे यूज कर रहा है उस यंग मास्टर को रोकने के लिए? और सोचो जरा यंग मास्टर गुस्सा आ गया और वो अपनी फुल पावर में इससे लड़ने आ गया तो यहाँ पे एम्पायर तो पूरा पूरा तबाह हो जाएगा। और वो हंस रहा होता है बहुत जोर जोर से पागलों की तरह और कहता है सच में क्या मुझे कोई फर्क पड़ना चाहिए? ना 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 मुन्ना ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं हूँ आवारा पागल दीवाना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं अपनी लाइफ के साथ वैसे ही खेल सकता हूँ। ऐसे कहती है आप अपने आप को पागल खाने में बंद क्यों नहीं कर देते महाराज? वो कहते हैं ना 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 पागल खाने में यहाँ पे जगह नहीं रही है मेरे लिए, उसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे पागल है। ऐसे कहती बात सब बहुत हो चुका है, अब मैं और ज्यादा नहीं सहने वाली हूँ। आप मेरे ऊपर ऐसे चढ़ रहे हैं जैसे कि मैं कोई चीज हूँ, आप उसका सौदा कर रहे हैं जैसे कि आप मेरे को यहाँ पे दाव पे लगाना चाहते हैं और इससे आप यहाँ पे सोलबरी के यंग मास्टर को रख लेंगे जैसे कि वो कोई चेस का पीस हो। आप बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आप यहाँ पे पागल है तो दूसरे लोग भी पागल होंगे आपकी
कहता अरे नहीं बिल्कुल भी नहीं, आप अपने आप को पागल खाने में बंद क्यों नहीं कर लेते हैं। वो हंस रहा होता है और वेदा और कहता है वाह क्या ही मजाक करती हो, मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है तुम्हारी बातें सुनकर। और एमसी कहती है ये भगवान ये नहीं सुनने वाला है, इससे अच्छा तो मैं यहाँ से चली आती हूँ। और अपनी एमसी से वो कहता है कि ना तुम इस बात को मान लो, और अगर यहाँ पे तुम मान भी लोगी या फिर एक काम करो तुम यहाँ पे ऐसा नाटक करोगी तुम यहाँ पे मेरी वाइफ बन चुकी हो। एमसी कहती बकवास, और अपने मन के अंदर सोचती है ये घटिया इंसान है और यहाँ पे ये पक्का ही यहाँ पे चाल चलेगा, जैसे मान लो मैंने नाटक कर लिया यहाँ पे इसकी एम्प्रेस बनने का, तो ये पक्का ही मेरे को रियल में एम्प्रेस बना लेगा चालाक आदमी। और वो हंस रहा होता है और भी ज्यादा। और एमसी कहती सच में अगर आप ऐसे ही काम करते रहेंगे तो आपको कोई भी वफादार आदमी मिलेगा नहीं, वो बात हो जाएगी यहाँ पे शेर आया शेर आया। तो वो कहता है कम ऑन, यहाँ पे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम समझे क्या, और मैं बस चाहता हूँ कि तुम और वो मेरे साइड में रहो, इसलिए बस यहाँ पे इस एम्पायर के लिए लॉयल हो जाओ और यहाँ पे इस एम्पायर की प्रोटेक्शन करो, क्योंकि अगर ये एम्पायर रहा तो ये एम्पायर भी रहेगा, क्योंकि एम्पायर का एम्पायर तो यही है कहीं ना कहीं का। और वो बहुत ज्यादा हंस रहा होता है। एमसी कहती ये रॉयल्टी पागल लोग, ऐसा लगता है कि इनको यहाँ पे जुआ खेलना बहुत ज्यादा ही पसंद है और ये जुआरी है एक नंबर का। वो कहता है वैसे मैं नहीं चाहता कि इतनी ज्यादा महंगी ड्रेस को मैं वेस्ट करूं और इसको यहाँ पे बेच डालूं, इससे अच्छा तो रहेगा कि तुम इसको ले जाओ। और अपनी एमसी कहती सच में धन्यवाद आपका, और वो बड़ी खुशी से इसको लेके जाऊंगी। और अपनी एमसी उस ड्रेस को उठा के लेके जा रही होती है बेचारी, और वो ड्रेस के अंदर हीरे जवाहरात जड़े होते हैं। वो कहता है ओ हो एम्प्रेस आ चुकी है, आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे गुड लक, और आराम से जाना संभल कर जाना, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जो ड्रेस है उसके चक्कर में आपकी इज्जत भी लुट जाए। एमसी कहती हाँ ये मेरा मजाक उड़ा रहा है इसकी, तो मैं इसे मैं छोड़ूंगी नहीं। और वो ऐसा ही खुश होता है और कहता है कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लेडी है और कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल ड्रेस है। एमसी कहते हैं इसका वजन है तुम्हें पता नहीं है, ये 50 किलो की ड्रेस है जिसको कि मैं उठा के लेके जा रही हूँ। हाय राम मेरी कमर टूट जाएगी, पहले मेरी गर्दन में मोचा रखी है। वेल अपनी एमसी इसको जिंदा लेके जाती है या फिर नहीं वो तो हम लोग देखेंगे अगले पार्ट में। लेकिन हाँ एक बात तो है, ऐसा लगता है कुछ नोटी नोटी लोग आ चुके हैं मेरे कमेंट में टाइम पास करने के लिए, तो मैं काफी ज्यादा टाइम पास नहीं करने वाला हूँ, मैं बहुत ज्यादा बिजी रहता हूँ, इसलिए कमेंट में टाइम पास करने के बजाय डिस्कॉर्ड ज्वाइन कीजिए, जिसका कि लिंक आपको चैनल के बायो मिल जाएगा। तो फटाफट से देखिए और यहाँ पे डिस्कॉर्ड ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पे आप टाइम पास कर सकते हैं आराम से। और हाँ धन्यवाद।